हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एजाज सैयद है और मैं एक सहाफ़ी हूँ। आप सबकी दिलचस्पी के लिए ये बात बड़ी अहम होगी कि 16 और 17 जनवरी 2024 को ईरान ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में मिसाइलों से हमला कर दिया और कहा कि यहाँ पर जैशुल अदल के अस्करियत पसंद और उनकी पनाहगाहें मौजूद थी। इसके जवाब में ठीक 24 घंटे के बाद 17 और 18 जनवरी को दरमियानी शब पाकिस्तान ने ईरानी हमले का जवाब दिया और 7 मुख्तलिफ मकामात ईरान के सूबा सीस्तान में उनको निशाना बनाया और कहा कि वहां पर बीएलए और बीएलएफ पाकिस्तान मुखालिफ जो अस्करियत पसंद हैं उनको निशाना बनाया गया है। यहाँ पर यह बात बड़ी अहम है कि दोनों ममालिक ने अपने जो बयान दिए उनमें दोनों ममालिक ने कहा कि जिन जिन इलाकों को निशाना बनाया गया है वो अनगवर्नड एरियाज हैं, यानी कि वहां पर हुक्मरानी दोनों ममालिक की प्रॉपरली मौजूद नहीं है। इस हमले के बाद बहुत सारे सवालात जन्म लिए जो आइंदा आने वाले सालों तक बड़े अहम रहेंगे और इस इलाके की जो अहमियत है वो और भी बढ़ चुकी है, पहले भी थी लेकिन और भी बढ़ चुकी है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले ये कि ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया? क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश है? ये हमला बलूचिस्तान में ही क्यों किया गया? भारत का, अमेरिका का, रूस का, चीन का इस सारे मामले में क्या-क्या ताल्लुक है? इन सवालात और इन जैसे दीगर जो सवालात हैं उनको जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल वड़ाइच। फैसल वड़ाइच बड़े जबरदस्त सहाफी हैं, मैं खुद इनसे बहुत सीखता हूँ। 2 यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं, एक अपने नाम से भी, एक देखो सुनो जानो के नाम से भी। इस वक्त मैंने सोचा कि इनसे बात करें, तो आइए फैसल वड़ाइच से बात करते हैं। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गुज़िश्ता आप कह लीजिए 72 घंटों के अंदर एक उफ्ताद आई और उफ्ताद आके चली गई। चली गई। यानी कि 17 जनवरी से हुँ, लेकर 19 जनवरी तक का ये हुँ, मामला है। पहले ईरान अटैक हाँ, करता है, फिर ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से हुँ, कंपाला में हुँ, राब्ता करते हैं और फिर पाकिस्तान उसका हुँ, जवाब देता है। और फिर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन हुँ, पर बात करते हैं। फिर पाकिस्तान की नेशनल हुँ, सिक्योरिटी कमेटी की हुँ, एक मीटिंग होती है। ईरान की तरफ से एक बयान आता है कि जी पाकिस्तान एक हुँ, ब्रदरली कंट्री है, हम एंगेज करेंगे। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से बयान आता है कि हम तमाम जो मुश्तरका कंसर्न्स हैं उनको बातचीत के ज़रिए तय करेंगे और कशीदगी कम एग्ज़ैक्टली। करने का फ़ैसला होता है। तो हुँ, ये जो वाक़या हुआ हुँ, और ख़त्म हो गया, क्या ये जो ईरान की बाकी हुँ, एंगेजमेंट्स हैं हुँ, यमन में, इराक में, हुँ, गज़ा में, हुँ, सीरिया में, क्या ये इनका उनसे ताल्लुक है? क्योंकि ये जो हाँ, अटैक किया ईरान ने, वो बैक वक़्त आपको पता है इराक में और दूसरी जगहों हुँ। के साथ पाकिस्तान में भी किया। तो मुझे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बताइए कि आपके पास देखिए, क्या है? मैं तो बहुत क्लियर हूँ कि ईरान क्या कर रहा है। आप देखिए, हुँ, ये ईरान की सूरत-ए-हाल को पाकिस्तानी अगर समझना चाहते हैं या वो लोग जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स समझते हैं, अगर आप उनको समझाना चाहते हैं तो उसकी सबसे आसान मिसाल ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बम्बई में हमले क्यों हुए थे? पाकिस्तान ने कश्मीर और अफ़गानिस्तान के लिए जो जो जिहादियों को तैयार किया था, क्यों किया था? तो एज़ ए पॉलिटिशियन, एज़ ए जर्नलिस्ट आप बड़ी मुश्किल सिचुएशन में आ जाएँगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो सियासतदान है और पाकिस्तान के सेकुलर हल्के हैं, वो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ज़ाहिर है अपने वतन को तो सपोर्ट करते हैं, तो वो एट द सेम टाइम इस मुश्किल में होते हैं कि उन्होंने अपने वतन की भी इज़्ज़त रखनी है और वो बुरे काम, वो गलत काम जो ताकतवर लोग कर गए हैं, उनको किसी तरीके से इस तरह जस्टिफाई भी करना है कि अच्छा ये थे तो गलत लेकिन ये यूँ था और वो था। अच्छा, अब ईरान के साथ ये जो मसला है ना, पाकिस्तान के साथ ये जो मसला है, ईरान के साथ ये 10 गुना है। ईरान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा क्रूअल है। अ, 79 से हुँ, जनवरी के बाद से फरवरी से ये कायम है और आपको पता है कि अप्रैल में ही कायम होने के तीसरे चौथे महीने ही इन्होंने आईआरजीसी पासदारान इनकलाब यानी हमारा ये जो इनकलाब है, अब इसकी हिफाजत कैसे करनी है, उसके लिए एक बॉडी बनी, जिसको उर्दू में, फ़ारसी में पासदारान इनकलाब कहते हैं, इंग्लिश में इसको आईआरजीसी कहते हैं। तो ये एक पूरी एस्टेब्लिशमेंट है, एक ताकतवर फ़ोर्स है, जो कि आप हैरान होंगे कि ईरान की फ़ौज से भी ताकतवर है।
इसका इक्विपमेंट, इसका लॉन्ग आर्म, इसकी ट्रेनिंग्स, इसकी टेक्निक्स, इसके लीडर्स की जो हीरो फॉलोशिप, उनका जैसे कद-काठ बढ़ाया जाता है। कासिम सुलेमानी, तो ही वाज़ देयर लेजेंडरी लीडर, वन ऑफ। अच्छा, अब ये सदर को जवाबदेह नहीं है, प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, ये उसको नहीं, बल्कि ये सुप्रीम लीडर जो कि एक सिस्टमेटिकली उसको इलेक्ट करते हैं, लेकिन बेसिकली वो इलेक्ट नहीं होता, वो एक डिक्टेटर होता है। और वो अपनी काउंसिल जिसके सर पर वो कायम होता है, वो भी खुद ही सिलेक्ट करता है। तो सिस्टम ऑफ वो वलायतुल फ़क़ीह कहते हैं। हम लोग इसको कहते हैं मुल्लाओं की डिक्टेटरशिप। तो ये उस डिक्टेटरशिप को जवाबदेह होते हैं। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, ये ईरान की फौज से भी ताकतवर इदारा है। और ये वहाँ के इलेक्टेड प्रेसिडेंट को जवाबदेह नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम जो वहाँ के लीडर हैं, जो इस वक्त आयतुल्लाह ख़ामेनी हैं, उनको जवाबदेह है। और ये अपने तौर पर बहुत कुछ करता है। यमन से लेके और लिबनान तक और फ़लस्तीन तक जो इनका लॉन्ग आर्म है, ये जितना कुछ भी कर रहे हैं, यकीन रखिए कि इनके इलेक्टेड लोग जो हैं, वो मजबूरी में तो इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो और वहाँ के लिबरल हल्के, सेकुलर हल्के इसके साथ उसी तरह नहीं है जैसे पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के सियासतदान हैं, वो पाकिस्तान के फोर्सेस नौजवानों को बाहर इस्तेमाल करने के हक में नहीं थे। ना कश्मीर में, ना इंडिया में, ना अफगानिस्तान में, कहीं भी इस्तेमाल करने के हक में नहीं थे। यहाँ वो चीखते थे, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते थे, उसके लिए सारी तकलीफ भी बर्दाश्त करते थे, जेलों में भी जाते थे, गोलियां भी खाते थे। बाहर जाके लेकिन अपने वतन को उनको डिफेंड करना पड़ता था, वो लेकिन बड़ी मुश्किल में आ जाते थे। अब ईरान के साथ मसला ये हुआ है कि रेवोल्यूशनरी को जो उन्होंने गार्ड बनाई है, IRGC पासदारान इनकलाब, जो कि इनका लॉन्ग आर्म भी है इंटरनेशनल, ये अब पूरे अपने जो इन्होंने 44-45 ईयर्स जो गुजारे हैं, वो जिन नारों पर गुजारे हैं, इस वक्त आके हमास के खिलाफ जो नाम लेके इसराइल ने जंग शुरू की है, बेसिकली फ़लस्तीनियों के खिलाफ उनकी जेनोसाइड शुरू कर रखी है उसने, उसमें आके ये आइडियोलॉजी, ये जो सारा नारा था ना, बुरी तरह कोलैप्स हो गया। क्योंकि वो एक काम भी नहीं कर पा रहे जिसके सर पर उन्होंने अब तक नाम लगा कर, उन्होंने बता कर और बबांगे दोहल वादे किए थे कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। आपको पता है ना कि उधर तेहरान में तो एक उल्टा क्लॉक भी चल रहा है कि 2040 तक जब ये सिफर होगा तो इसराइल खत्म हो चुका होगा। तो वो क्या है, पीर पिंजर से ज्यादा मुख्तलिफ सोच नहीं है ये। तो अब ये है कि वो जब उसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं, तो अब इन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि हम इनके नाम लेके कि इसराइल और अमेरिका के को मदद कौन कर रहा है, हम उनको अटैक करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने शाम में अटैक किया, जहाँ के ईरान के लोगों पर भी अटैक हुआ था। फिर उन्होंने इराक पर अटैक किया, वहाँ का जो नॉर्दर्न रीजन है, जो कि कुर्दों का एक सेमी ऑटोनॉमी है, वहाँ थोड़ी-सी खुद मुख्तारी के साथ हुकूमत करते हैं, लेकिन वो इराक का हिस्सा है। तो वहाँ इन्होंने अटैक किया और इनका कहना है कि हमने एक इसराइल के हेडक्वार्टर को, स्पाई हेडक्वार्टर को हमने अटैक किया। अब देखें, ये 2 अटैक काफ़ी थे। ये बताने के लिए कि हमारे पास 1000 किलोमीटर से आगे मार करने की सलाहियत है, हमारे पास वो मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी ना अमेरिका कर सकेगा, जिसकी वहाँ पर चौकियाँ हैं, ना इसराइल कर सकेगा। और ख़ास तौर पे शाम के अदलिब के इलाके में जहाँ अटैक किया है, वो तो इसराइल से अगर आप स्ट्रेट लाइन लगाएँ तो ऊपर है, यानी लिबनान आएगा, फिर वो फिर ऊपर अदलिब आएगा, लेकिन जो मिसाइल अदलिब तक, शाम के उस इलाके तक जा सकता है, वो इसराइल भी जा सकता है। तो बेसिकली ये 2 एक्ट इनकी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से जो ईरान करना चाह रहा था पासदारान इनकलाब के ज़रिए, उसके लिए इनफ था कि वो इसराइल और अमेरिका को वार्निंग दे दे कि अगर आपने मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया, तो देखिए मेरे पास इतनी ताकत है और मैं ये कर सकता हूँ। दिस शुड बी इनफ। लेकिन आपको पता है कि जब मैडनेस, वो जो एक मशहूर जुमला है कि नेवर अंडर एस्टिमेट ह्यूमन मैडनेस, तो जब उन्होंने देखा हमने तो ये भी कर लिया है, तो अब उनके पास ये एक वो जो हाइपर आप हो जाते हैं ना, ऐसी कामयाबी के बाद एनर्जेटिक बहुत हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तान ने आर्मी ने एटमी धमाकों के बाद कारगिल कर दिया था, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसके बगैर ही मामला बेहतर हो रहे थे। इसी तरह इन्होंने हाइपर एक्टिव होकर हमने 2 बड़ी एक्टिविटीज़ की हैं, अपने तई बड़ी कामयाब की हैं, तो अब हमें यहाँ भी ज़रा पाकिस्तान को भी देख लेना चाहिए, ज़रा इसको भी मज़ा हमें चखाना चाहिए, यहाँ जो दहशतगर्द हैं ज़रा उनको भी। ये इनसे हुई है कैलकुलेटेड, इनकी मिस कैलकुलेशन हुई है, और ये सियासी हुकूमत की बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसको तस्लीम नहीं करूँगा। बेशक आप स्विट्ज़रलैंड में डावोस में इनका वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से मिल रहे थे और यहाँ पर एक आईटी, एक सिलिकॉन वैली खोल रहे थे इधर
चाबहार में ईरान में पाकिस्तान के जो हैं हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन वहाँ थे। इस दौरान ही ये सारा अटैक हो रहा है, तो मैं इस बात को बाय बिल्कुल नहीं करूँगा कि इनके पॉलिटिशियन इसके साथ थे। ये वही इनकलाबी लोग हैं 79 में जिन्होंने लोगों को धोखा दे के पूरी अवाम को साथ मिला के कि हम बादशाहत खत्म करेंगे, उसकी जगह अपनी डिक्टेटरशिप ले आए। तो ये वही धोखेबाज, वही लोग हैं जिन्होंने लोगों के हकूक छीने हैं, जो रैशनल नहीं हैं, जो इर्रेशनल लोग हैं। अवाम की मैं ईरानी बात नहीं कर रहा, ईरानी सिविलाइजेशन वंडरफुल, इन्होंने इंसानियत को बहुत कुछ दिया, इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। वो हम उनके हमेशा कर्जदार हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। जो उन पे काबिज़ टोला है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, इट शुड बी वेरी क्लियर। तो ये उनकी मिसकैलकुलेशन थी, उनकी गलती थी, क्योंकि अब देखें जब पाकिस्तान ने जिस तरीके से विदिन 48 आवर, विदिन 24 आवर जिस ताकत से रिटेलिएट किया है, उसके बाद उनको ये कहना पड़ा है कि पाकिस्तान हमारा ब्रदरली मुल्क है, पाकिस्तान ने जिन लोगों को मारा है वो उनमें से एक भी जो है ईरानी नहीं था। बेसिकली वो अपने अवाम को बता रहे हैं कि अच्छा हमारा कोई शहरी नहीं मरा। मतलब ये कि इसके बाद जो इन्होंने पहले दो अटैक किए इसराइल और अमेरिका को ये बताने के लिए कि ये वी आर पावरफुल इनफ, उनका असर तो ज़ायल हो गया। अगर पाकिस्तान इसको जवाब दे सकता है ईरान को, ईरान की इस डिक्टेटरशिप को, इस हाइपर एक्टिव रजीम को, तो इसराइल अमेरिका की मदद से तो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकता है। अकेला वो कुछ नहीं कर सकता, आई नो, लेकिन अमेरिका की मदद से उसे ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकता है। सो मेरा ख्याल है कि ये इनको बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है, जो कि पहले 2 हमलों तक बात ठीक थी, इनके लिहाज से। मैं उसकी हिमायत नहीं, आपको पता है आई एम पीसफुल, तो मैं तो हर पीसफुल स्ट्रगल पे यकीन रखता हूँ। लेकिन जो इनकी कैलकुलेशन हो गई, उसमें पहले 2 हमलों तक बात ठीक थी। पाकिस्तान में करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती, क्योंकि अब बाकी 2 का असर भी कम हो। अच्छा फैसल, अगर पाकिस्तान और ईरान की बात करें, तो ईरान के ज़हन में ये ख्याल क्यों आया? ये बड़ी अहम बात है। ईरान को पता नहीं है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर हाँ, स्टेट है। आप पाकिस्तान की जो आर्मी है, हम उनके पॉलिटिकल रोल की तो क्रिटिसिज़्म करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोफ़ेशनल हाँ, कैपेसिटी है, जी, वो तो जी। है। मतलब आप फिर भी जानते-बूझते हुए भी करें, तो ये क्या इनकी इंटेलिजेंस फेलियर थी या क्या था? या ये सिर्फ़ एक थिंकिंग हाँ। थी कि हम कर देंगे बस और मैंने वो हो गया? आपको बताया ना, जब इस तरह की मेन विद गन और वेपन जब हाइपर एक्टिव होते हैं तो वो ट्रिगर हैप्पी होते हैं। आप देखें ना कि जब यमन में बरतानवी फ़ौज थी, अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फ़ौज थी और अब उधर गज़ा में इज़राइली फ़ौज है। तो आप देखिए किस तरीके से वो ट्रिगर हैप्पी हैं उनके लोग, किस तरीके से बच्चों को 8 साल के बच्चों को मार के अपने घर में वीडियो कॉल कर रहे हैं कि मैंने एक 8 साल की बच्ची यहाँ से रोती हुई गुज़र रही थी, उसको मैंने खामोश करवा दिया। तो घर वाले 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 ने हँसते हुए पूछा, अच्छा तुमने मार दिया? तो कहता और क्या? तो ये वीडियोज़ वो फिर उसको रिलीज़ करते हैं। मतलब इतने वो हैं, जब एक आर्मी को मेन विद गन हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको लगता है कि हम कामयाब हो रहे हैं, तो ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट उन लोगों के साथ होता है जो उस मैदान में होते हैं। तो ये हुआ है। अच्छा, अब आपने ये बात की कि हमारी फ़ौज, यार हमारी फ़ौज की कैपेबिलिटी पे कोई शक ही नहीं है इनके मुकाबले में। पाकिस्तान ने विद द टाइम प्रूव किया है कि वो अपने बहुत से गोल ईरान से बेहतर अचीव करता है। शुमाली कोरिया के साथ हमें कई दफ़ा गलत तौर पे मिलाने की कोशिश की जाती है, उनसे बहुत बेहतर अचीव करता है। इसराइल की निस्बत हम अपने गोल्स बहुत बेहतर अचीव करते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ कैसे। देखें, इसराइल जैसे दुनिया में और अपने इर्द-गिर्द अपने दुश्मन पैदा पैदा करता जा रहा है। पाकिस्तान अपने दुश्मन पैदा नहीं कर रहा। जिस दिन से कायम हुआ है आहिस्ता-आहिस्ता अपने दुश्मन कम करता जा रहा है। उसके उसके बॉर्डर्स ही ऐसे मुल्कों के साथ लगते हैं जहाँ मुश्किल अनरेस्ट रहता है। मैं अफ़गानिस्तान और ईरान की बात कर रहा हूँ, तो वो एक मसला है। लेकिन ओवरऑल हमने अपने दुश्मनों को कम किया है। दूसरी बात, एटम बम बनाने का जब पाकिस्तान ने प्लान किया तो पाकिस्तान ने बना लिया। ईरान कितनी मुसलसल कोशिशें कर रहा है, नहीं बना पा रहा। उसके बाद जब F-16 के बाद से हमारे ऊपर पाबंदी है कि अमेरिका हमें, वेस्टर्न वर्ल्ड हमें नई टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा, तो देखें हमने अपने रास्ते निकाले हैं और हमने बेहतरीन तैयारे बनाए हैं। ईरान के पास तो एयरफोर्स है ही नहीं। अभी वो जो अपने ड्रोन बना रहा है और जो मिसाइल बना रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये मतलब कितने भी बड़े वेपन हों, ये असाल्ट, ये ऑफेंसिव वेपन इतने अच्छे नहीं हैं जब आपने फुल स्केल वॉर करनी हो। उसके लिए आपको जेट्स चाहिए, जो कि पाकिस्तान के पास हैं। इनके पास तो नहीं है, इनके पास तो 70s के जहाज़ हैं, पुराने जहाज़ हैं। वो भी अब मेरे ख्याल ये उड़ाने के काबिल नहीं है। तो बात ये है कि ये पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम
जो है वो इस काबिल है कि वो अपने चैलेंजेस पर स्लो सही, मैं तस्लीम करता हूँ हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, दुनिया से की निस्बत हम उतने समझदारी से अपने डिप्लोमेटिक डिसीजन भी नहीं लिए, लेकिन इनके मुकाबले में पाकिस्तान ने हमेशा रैशनल और बेहतर डिसीजन लिए हैं एज कंपेयर टू ईरानियन रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है उनकी निस्बत, जिसका वाज़ेह सबूत है कि जो मैंने दो तीन आपको बताए हैं। ये तो इस बात का सबूत नहीं है कि मज़हब की बुनियाद पे जब कोई हुकूमत कायम होती है और मज़हब की बुनियाद पर उस हुकूमत के अंदर ऐसे लोग आ जाएँ जो हुँ, अपना एक गिरोह हाँ। रखें जिनके पास गन्स भी हों, तो उनका फैसला एग्ज़ैक्टली, कोई इतना एग्ज़ैक्टली वाइज़ नहीं देखिए ना होता। उस वो तो वो एक ऐसी आइडियोलॉजी पर कायम है, जो हिस्टोरिकली मतलब पूरी कौम को जमा कर भी नहीं सकती। आइडियोलॉजी के साथ एक बंदा या एक इंटेलेक्चुअल तो हो सकता है, एक मुल्क तो आइडियोलॉजी के साथ नहीं हो सकता ना। आप देखें कि जो इराक के सद्दाम हुसैन थे, बेशक वो अरब नेशनलिज़्म पर थे, इस्लाम का नाम लेते थे, लेकिन आपको पता है उनकी जो पहली कोर थी उसका नाम हम्मुराबी कोर था। हम्मुराबी समथिंग, हम्मुराबी ब्रिगेड शायद इस तरह का। लेकिन हम्मुराबी था, हम्मुराबी वो उनकी हिस्ट्री है। सुमेरियंस के नाम पे अपनी चीज़ें रखते थे, बाबुल के नाम पर अपनी चीज़ें रखते थे। इसी तरह ईरान जो है आज भी अपने दारियोस पे, साइरस पे फ़ख्र करना चाहिए उसको, ठीक है? ये इनकी हिस्ट्री है। उसके बाद इस्लाम जो दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा मज़हब है, इसको जितने इंटेलेक्चुअल्स दिए, मुहद्दिसीन दिए, उसका सबसे बड़ा हिस्सा ईरानियन साइड से आया। तो ये इनका हेरिटेज है, जिसमें कि सारी ही चीज़ें हैं। तो ये उसमें से एक पॉइंट को, एक चंक को पकड़ के वो उसको साबित करने की कोशिश करना कि ये सारे का सारा मुल्क ये है, ना तो हमें ये समझने की गलती करनी चाहिए और ना ये ज़्यादा देर तक इस तरह की चीज़ें चल भी पाती हैं। क्योंकि या तो देखें हिस्ट्री एक चीज़ का आपसे आपसे प्रॉमिस करती है, एक चीज़ का या तो आप ठीक होंगे तो आप चलेंगे या आप ख़त्म होंगे। हिस्ट्री गलत रास्ते पर मुस्तकिल चलते रहने को कभी अप्रूव नहीं करती। तारीख में बार-बार आपने देखा है बड़ी-बड़ी एम्पायर ख़त्म हो गई इसलिए कि उन्होंने रास्ता गलत चुन लिया था। कभी भी इस तरह का नहीं हुआ कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी लंबी चले, वो लाज़मी तबाह होती है। मिसाल के तौर पर रोमन एम्पायर कितनी बड़ी एम्पायर थी, दुनिया की तारीख की पहली एम्पायर थी, जो कि एक मैनेज्ड एम्पायर थी, जिन्होंने आज दुनिया में जो बड़े-बड़े सारे निज़ाम चल रहे हैं, इवन सेनेट का भी, तो ये सब उनके दिए हुए हैं। उन्होंने पहली एक ऐसी एम्पायर थी जो सिस्टम्स के तहत चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी स्लेवरी की पॉलिसी खत्म नहीं की, लैंड्स ग्रैब करने की, और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, लेकिन बहरहाल जैसे ही उनका रास्ता गलत हुआ, उसको वो ठीक नहीं कर सके तो खत्म हो गए। बड़ी-बड़ी एम्पायर, ईस्टर्न रोमन रोमन एम्पायर, सुमेरियंस खत्म हो गए, इंडस वैली वालों ने जब अपने आप को अपडेट नहीं किया, तारीख से ही गायब हो गए। बेशुमार मिसालें हैं जिसको जो हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक प्रॉमिस हिस्ट्री का है। अगर आप गलत रास्ता इख्तियार करेंगे तो आप खत्म होंगे या आप ठीक होंगे। तो ये गलत रास्ता इख्तियार कर चुके हैं। पाकिस्तान का रास्ता भी एक आइडियोलॉजिकल पाथ पर चलने का बिल्कुल गलत फ़ैसला था। लेकिन अभी हम लोग इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं कि हम कहीं बाहर से नहीं आए, हम यहाँ से हैं जैसे कि ईरानियन हैं, लेकिन हम अपने आप को मुस्तकिल चेंज करते जा रहे हैं। हल्का-हल्का ही सही, लेकिन चेंज करते जा रहे हैं। और डेमोक्रेसी उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जैसी भी है, लेकिन डेमोक्रेसी है। ईरान से बहुत बेहतर है। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ईरान के अंदर हुँ, मार्च के महीने में हुँ। वो इंतखाबात होने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर हाँ, अप्रैल-मई में दिस इज़ ईयर इंतखाबात ऑफ होंगे दिस इज़ ईयर और ऑफ इलेक्शंस पाकिस्तान एंड के वॉर। अंदर दिस इज़ ईयर फरवरी ऑफ में इलेक्शंस एंड इंतखाबात हैं। वॉर। इंडिया में है, ईरान में है, पाकिस्तान में हुँ। है, अमेरिका में है, इसराइल की भी एक बॉडी का, उनके प्राइम मिनिस्टर का नहीं, एक एक बॉडी का इलेक्शन है, अफ्रीका के आधे मुल्कों में इलेक्शन है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें इस साल इलेक्शन है। अच्छा फैसल, एक तो हुँ, इलेक्शन की रिफ्लेक्शन भी आ गई इस सारे मामले में कि ज़ाहिर है ईरान के हुँ, अंदर एक इलेक्शन भी होंगे और इलेक्शन की वजह से वो डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था ना कि हाँ, सरहदों पर तनाव है क्या? वो है कहीं क्या? कोई चुनाव है क्या? हाँ, हैं? हाँ, कोई इस तरह का शेर था उनका। ख़ैर तो इश्यू ये है कि जो हाँ, ईरान की गवर्नमेंट है और ईरान के हुँ, पासदाराने इनकलाब हैं, आप दोनों के इंटरेस्ट पाकिस्तान के हवाले से हुँ, कैसे देखते हैं? यानी कि क्या पासदाराने इनकलाब सिर्फ़ पाकिस्तान को सीस्तान में हुँ, अनरेस्ट के हवाले से ही देखते हैं? बलूचिस्तान हुँ, के हवाले से ही देखते हैं? हाँ, या उससे बड़ा भी देखते हैं? या हुँ, ईरान की जो गवर्नमेंट है जो कि हुँ, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है,
वो देखिए, पाकिस्तान पॉलिटिकल कैसा? लीडरशिप वो है जो कि आपको पता है कि पहले उनकी सुप्रीम लीडरशिप उसको अप्रूव करती है तो वो आती है, ठीक है? अगर वो अप्रूव ना करे तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। इसके बावजूद जो क्लास आती है सिवाय अहमदी निजात के, हमने देखा है कि सब लोग जो आए थे वो पीस लवर थे और वो मुसलसल कोशिश करते थे कि इनिशिएटिव लेते थे कि हम किसी लड़ाई की तरफ ना जाएँ। आप देखें कि अभी भी ये जो ईरानी फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अमीर अब्दुल्ला उन्होंने वहाँ डेवोस में फ़ौरन अटैक के बाद उन्होंने जो बेस्ट पॉसिबल डिफेंस लाइन ईरान की तरफ से ली जा सकती थी, उन्होंने फ़ौरन वो ले ली। उन्होंने कहा देखिए हमने एक भी पाकिस्तानी शहरी नहीं मारा। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ईरानी मारे हैं, ना उन्होंने ये कहा कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया। उनकी लाइन मुसलसल ये, यानी वो कोशिश कर रहे थे कि हम इसको डाउन करें, और अब भी उन्होंने इसको डाउन करने में रोल अदा किया है, क्योंकि अब तो आईआरजीसी को और सुप्रीम लीडर को भी समझ आ रही होगी ना कि यार पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना ये गलती है। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम लीडर भी शायद इसकी हिमायत में इस वक्त ना हो कोई, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनमें इतने लॉजिकल और इतने इतने रैशनल तो वो लाजमी हैं कि यार ये अपने एक ऐसे दोस्त से जो दुनिया का प्रेशर लेकर भी कम से कम उसके खिलाफ नहीं होता। ठीक है, गैस पाइपलाइन हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान उस कैंप में नहीं जाता जो ईरान के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा हो। उसके ऊपर जो पाबंदियाँ लगती हैं, उनमें पाकिस्तान वोट नहीं कर रहा होता, या फिर अगर करता है तो खुद उस पे अमल नहीं करता, बल्कि अक्सर बाहर निकल जाता है, वोट ही नहीं करता, ताकि ये तासुर जाए कि हम ईरान के दुश्मन नहीं हैं। तो एक ऐसे मुल्क को जिसके ऊपर सारी दुनिया ने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, वो हम उसके खिलाफ कैंप में नहीं जाते। सऊदी अरब कितना भी प्रेशर हम पे डाले, हम यमन में फ़ौज हमने नहीं भेजी। ईरान के खिलाफ किसी एक्शन में हम इसको सऊदी अरब को, अमेरिका को नाराज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके खिलाफ नहीं जाते। ठीक है, बहुत हमायत में भी नहीं होते, लेकिन उसके खिलाफ नहीं जाते। ऐसे मुल्क पर अटैक करना, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम लीडर भी इसकी शायद हमायत में ना हो, या उनके पास उनसे शायद पूरी इजाज़त ना ली गई हो, क्योंकि अगर वो पूरी तरह कमिटेड होते हैं कि हमने ये करना है, तो शायद इस पाकिस्तान के अटैक के बाद वो इस तरह खामोश होकर ना बैठते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आईआरजीसी का फ्यूचर क्या है? देखिए, आईआरजीसी है तो ईरानी इनकलाबी लीडर, उसकी जो गिरफ्त है वो है। जब तक ये हैं और इनकी पावर है और इनके पास बजट है जो कि बहुत ज़्यादा है, उस वक़्त तक ये मसला है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए, क्योंकि उनके प्लान अपने मुल्क से बाहर हैं। आईआरजीसी का जो एजेंडा है वो इनकलाब का दिफा और इस सिस्टम को फैलाना है। फैलाना क्यों है? मसला ये है कि दुनिया में कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम अकेला, तन्हाई में, आइसोलेशन में कायम रह नहीं सकता। डेमोक्रेसी, इसीलिए आप देखें ना, अमेरिका, बर्तानिया, वेस्ट हर डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि जो सिस्टम जितना ज़्यादा फैला हुआ होगा वो उतना वेब स्ट्रॉन्ग होगा। अकेला सिस्टम अगर कहीं है तो उसके ख़त्म होने का खतरा ज़्यादा है। तो ये वलायतुल फ़क़ीह सिस्टम जो है ये अकेला खड़ा हुआ है पूरे अरब के सहराओं में। इसके इर्द-गिर्द नहीं है कोई, एक तरफ डेमोक्रेसी है और एक तरफ नीम डेमोक्रेसी है और एक तरफ बादशाहत है। ये अकेले हैं। अच्छा, इसको कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि इसको फैलाया जाए। तो 82 में इन्होंने लिबनान में लैंडिंग की, वहाँ पर शाम के रास्ते ये दाखिल हुए और वहाँ पर आपको पता है उस वक़्त फिर हिज़्बुल्लाह कायम हुई। वहाँ इन्होंने फंड्स खर्च किए, अब वो इनका बहुत लॉन्ग आर्म बन गया, उससे इनकी बहुत ट्रेनिंग हो गई। आपको बाय द वे बताऊँ कि जब इन्होंने 82 में 80s अर्ली 80s में ये वहाँ पर गए हैं लिबनान में, तो आपको पता है इनके साथ एक कौन था? एक नौजवान था जो बाद में फिर ईरान का सदर बना, अहमदी नेजाद। तो इन हमदीन नहीं, इसको कायम करने वाला वो है। अहमदी निजाद। तो ये लोग ना, ये लॉन्ग आर्म है, ये बिल्कुल वही है जो पाकिस्तान पहले गलती किया करता था। आपको पता है कि 90 की दहाई के शुरू में बेनज़ीर चीख उठी थी, जब जाके उसने इंटेलिजेंस की सारी फाइल्स देखी, उसने कहा आपने फिलिपाइन तक लोग भेजे हुए हैं, ये अब क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान को मरवाना चाहते हैं? वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान इस तरह के ऑपरेशंस बंद करता गया, और वो किस लिए था? वही एक एक हाइपर एनर्जी आई हुई थी इन सब में, वॉरियर्स में, वॉर माइंडसेट में, कि हमने अफ़गानिस्तान में रूस को हरा लिया है, जो कि ज़ाहिर है इन्होंने नहीं हराया था। वो उसके पीछे और फोर्सेस थी, आपको पता है, उनसे बेहतर जानते हैं आप। तो वो उसमें था कि अच्छा हमने ये कर लिया, अब हम ये भी करेंगे। वो एक मशहूर मशहूर नारा उस ज़माने में था, ज़रूर आपने सुना होगा कि आज रूस बिखरते देखा है, फिर इंडिया टूटते देखेंगे, फिर बर के जहाज़ के शोलों से अमेरिका जलता देखेंगे। तो ये माइंडसेट था, नेगेटिव माइंडसेट, तखरीब का माइंडसेट, तोड़-फोड़ का, दुनिया को तबाह करने का। और जब आप दुनिया को तबाह करने की बात करेंगे तो दुनिया आपको छोड़ेगी। तो ये इस वक़्त बदकिस्मती से ईरान में जो हुकूमत है, जो डिक्टेटरशिप है, उसका एजेंडा है।
आप देखें इनका फुटप्रिंट आपको पूरे अरब में मिलिट्री फुटप्रिंट आपको मिलेगा, इंटेलेक्चुअल फुटप्रिंट उसके बाद आएगा। तो ये जो है ना अपनी हार्ड पावर जिस कर रहे हैं खतरनाक। अच्छा अच्छा फैसल, मैं इसी इसी गुफ्तगू को आगे ले जाते हुए मैं पहले आपसे एक सवाल पूछना दुनिया चाहता हूँ, के ये आप लिख लें, तकरीबन। आपने भूलना नहीं है ये जी जी सवाल जो आप प्लीज। पूछ रहे हैं। मुझे नहीं नहीं, अच्छा, आप करिए, अभी मुझे करते हैं, आप ये अभी बताएँ कि करते हैं, आप करिए ना। पाकिस्तान के अंदर जो सारे ये मसाइल हैं बीएलए के, बीएलएफ के, ये क्या बात है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि जिन लोगों को हमने अटैक किया है वो बीएलए और बीएलएफ के लोग थे जो ईरान में छुपे हुए थे, और वो कह रहा है कि हमारे लोग जो हैं, जो पहले जिंदुल्ला थी, अब वो आपको पता है जैश-उल अदल बन गई है फारूकी साहब की। तो ये तंज़ीमें सिर्फ़ बलूचिस्तान तक हैं, क्योंकि जो उनका नाम है जैश-उल अदल, आपको पता है कि ये नाम सल्फ़ी नाम है और ये रीजनल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में जिस जगह पर उन्होंने अटैक किया है, ये वो इसका मुझे कोई इसके नाम से यूँ लग रहा है कि जैसे ये कोई ग्लोबल एजेंडे के साथ है तंज़ीम। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ईरान या बलूचिस्तान के लिए नहीं है। क्या ऐसा है? देखिए, जैशुल अदल जो है फैसल भाई, जैशुल अदल खाली उसके टेंटेकल्स पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी उसके फुटप्रिंट्स हुँ, मिलते हैं। वहाँ पे भी ये एक्टिव रहे हैं, इसमें हुँ, कोई डाउट नहीं है। और जब आप अफगानिस्तान में जाते हैं तो अफगानिस्तान में अगेन आपको 2 आपके हुँ, आइडियोलॉजीज़ मिलती हैं। आपको पता है सल्फ़ी भी है वहाँ पर, लेकिन ज़्यादा हुँ। प्रीडोमिनेंटली देवबंदी एग्ज़ैक्टली। हनफी मकताबियत हैं वहाँ वो पर सारे के ज़्यादा सारे है। या लेकिन बहुत बड़ी। जी, तो अब इनका जो जो ताल्लुक है, ये आपका बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा है कि ये खाली या ईरान पाकिस्तान नहीं है, हुँ, बल्कि इनका रीजनल जो एजेंडा है हुँ, वो अपैरेंटली नज़र आता है। लेकिन आप ग्लोबल बेशक एजेंडा बना लें, आपके पास रिसोर्स ना हुँ, हो, आपके पास सपोर्ट ना हो, तो आप रीजनल एजेंडा या किसी भी मुल्क का एजेंडा वो एग्ज़ैक्टली। चला नहीं सकते। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि बहुत पहले जो ईरान है, ईरान ऐसे अनासर को पाकिस्तान में सपोर्ट करता रहा हुँ, है, जो कि अस्करियत पसंद थे। हुँ, लेकिन उसमें बीएलए को आप कह सकते हैं। अच्छा, आप ईरान ये भी देखिए कि ईरान 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन की जो हुँ, फैमिली है, वो एग्ज़ैक्टली। ईरान चली गई थी और हुँ, ईरान में रही और फिर उनकी जो हुँ, सबसे बड़ी अहलिया हैं, वो ईरान से वापस आईं और वो जाती हैं, चली जाती हैं, जाके ट्राइबल एरियाज़ में जाती हैं। फिर ट्राइबल एरियाज़ से वो घूमते-घामते एबटाबाद में पहुँचती हैं, जहाँ पर उसामा बिन हुँ। लादेन अमल के अमल की बात खिलाफ जो करें, है, वो आखिर अमल में 2 मई अमल 2 की बात करें, अमल। जी? नहीं, हाँ, अमल तो यमन की थी ना, ये जो सबसे उनकी जो अच्छा, बड़ी एहलिया, मैं उनकी सही। बात कर रहा हूँ। सबसे जो बड़ी एहलिया थी वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अमल तो यमन की थी, वो तो हुँ, अभी हयात हैं। उनके भाई ज़करिया हुँ, सादा पाकिस्तान में आए थे हुँ, 9/11 के बाद। हुँ, मेरी उनसे बड़ी मुलाकातें नहीं हैं। हुँ। मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। तो जब मेरा ख़्याल है पाकिस्तान मेरे में मेरे अमल अलावा को और किसी उसके बच्चों पीसफुल को बंदे से आपके ताल्लुकात कम हैं। नहीं, नहीं, मेरे बड़े पीसफुल लोगों से ताल्लुकात हैं। लेकिन मालूमात के लिए हुँ, आपको तमाम लोगों से मिलना चाहिए। जब तक आप इन लोगों से मिलेंगे नहीं, आपको हुँ, उनकी सोच नहीं पता लगेगी। तो ख़ैर, मैं अब आपका सवाल का जवाब दे जी, दिया। एक और मैं ऐड कर दूँ कि देखिए, ईरान, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ईरान का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जो स्ट्रैटेजिक जो हुँ, रिलेशन है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि जून 2016 में मुल्ला मंसूर हुँ, अख्तर जो हैं, वो अफ़गान तालिबान के हुँ, सरबराह थे। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी हुँ, शनाख्ती कार्ड लेके वो हुँ, बलूचिस्तान से निकलते हैं और हुँ, ताफ्तान से जाते हैं, हुँ, ईरान के अंदर दाखिल होते हैं, वहाँ पर कुछ अरसा हुँ, क़याम करते हैं और वापस आते हैं। जब वापस आ रहे होते हैं और आपको पता है उनको ड्रोन अटैक करता है अमेरिका, हुँ, और ये बड़ा अनयूजुअल था, हुँ, ड्रोन अटैक कर दिया गया और पता लगता है कि उनके हुँ, पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। फिर हुँ, एक लंबा चलता है, तो ये हुँ, एक ट्रायंगल भी बनता है ना, हुँ, ईरान, एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यानी कि जो अफ़गानिस्तान के मिलिटेंट्स हुँ, हैं, ईरान के मिलिटेंट्स हैं, और अफ़गानिस्तान के मिलिटेंट्स हैं, तीनों एग्ज़ैक्टली। मुल्कों के जो मिलिटेंट्स हैं, वो इसको एक आप ऐसी सेफ हेवन हुँ, के तौर पे यूज़ करते हैं,
अपने तीनों ममालिक की बाज़ जगहों को जो कि हुँ, प्रॉपर्ली गवर्न्ड नहीं है। अभी तो हुँ, तालिबान खुद गवर्नमेंट में आ गए, लेकिन पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो सरकारी एग्ज़ैक्टली। अमलदारी है वो पूरी नहीं है। ईरान में हुँ, सिस्तान में आपको पता है हुँ, कि जो सुन्नी हुँ, हुँ, अक्सरियत है वहाँ पर, हुँ, और ईरान की हुँ, अगर ईरान के अंदर अगर कोई अस्करियत हुँ, पसंदी हुई है, तो उसका हुँ, कहीं न कहीं ताल्लुक जो है वो सिस्तान से है। लेकिन हुँ, ईरान जो बात समझ नहीं रहा कि ये जो सबसे पहले मसला है एग्ज़ैक्टली, उनके अपने घर में है, बाद एग्ज़ैक्टली, में बाहर में एग्ज़ैक्टली। बाहर बाहर में आता है। अच्छा, मुझे आप हुँ, जो बात मैं हुँ, समझना चाहता हूँ आपसे, वो ये समझना चाहता हूँ कि एक हुँ, बीएलए है, हुँ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ हुँ, वो हथियार उठाते हैं, और उनके अपने मकासद हैं। एक बीएलएफ है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, जो कि प्रोबेबली 1964 हुँ, में दमिश्क में बना था। अच्छा, जो बीएलए और बीएलएफ है, फ़र्क ये है कि बीएलए लिमिटेड उसकी है, वो पाकिस्तान की हुँ, स्टेट को अटैक कर रहा है। जो बीएलएफ है, वो एक जिसे हुँ, कहते हैं ग्रेटर बलूचिस्तान, वो चाहते हैं हुँ, कि ग्रेटर बलूचिस्तान बने। अच्छा, ये जो ग्रेटर बलूचिस्तान बनने की बात है, आप इस हुँ, रीजन को पूरा स्टडी करते हैं। हुँ, ग्रेट गेम जो है वो भी अ, हुँ, यहाँ पर इसी खित्ते में रही है। क्या ये जो बीएलएफ है, ये किसी हुँ, ग्रेट गेम का हिस्सा है? इसके पीछे हुँ। कोई आलमी ताकतें हैं? कौन है इसके पीछे? आपकी देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि अगर इसके साथ राब्ते नहीं हैं किसी इंटरनेशनल एजेंसी के, तो वो एजेंसीज़ फिर और क्या काम करती हैं? वो एजेंसी फिर उसको उनको अपने आप को डिसमेंटल कर देना चाहिए। अगर दुनिया में चलने वाले किसी भी फ़ॉल्ट लाइन पर काम करने वाली ऑर्गनाइज़ेशंस का के साथ दुनिया की इंटेलिजेंस बड़ी-बड़ी का या मुतल्लिका इंटेलिजेंस इदारों का राब्ता नहीं है, तो फिर वो इंटेलिजेंस इदारा कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि बेसिकली इनका काम ही ये है और फिर इन्होंने इनको इस्तेमाल करना होता है। आप मुझे बताइए कि दुनिया की मॉडर्न वर्ल्ड में जब नेशन स्टेट्स कायम होती हैं, तो उसके बाद अगर किसी मुल्क को आपने मजबूर कर देना है, उसको ज़िच कर देना है, तो उसका तरीका ये है कि आप उसके ऊपर अटैक करते रहें छोटे-छोटे। अच्छा, लेकिन छोटे-छोटे अटैक्स में मसला ये है कि किसी भी वक़्त भी वो फिर फुल फ़ोर्स से आपके ऊपर रिटेलिएट कर सकता है। लिहाज़ा जो इसका उन्होंने दुनिया की एजेंसीज़ ने, ताकतवर मुल्कों ने रास्ता निकाला है, वो ये है कि जिस भी मुल्क की जो फ़ॉल्ट लाइन है, वहाँ नाराज़ लोगों को सर्च करो, उनको तलाश करो, जिनके पास अपना जेन्युइन एजेंडा हो और उनके हार्डलाइनर्स से राब्ता करके उनको फंड्स दो, उनको नक्शे दो, उनको मालूमात दो। उनको फंड्स तो वो फिर काम अपना ही करेंगे, लेकिन बेसिकली पर्पस दूसरे का सर्व होगा। आपका क्या ख़्याल है? कासिम सुलेमानी की बरसी पर जो 2 ऊपर-तले धमाके हुए हैं, ये ऐसे ही हो गए हैं। ये ज़ाहिर है अब मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन जिस तरह आप समझते हैं और दुनिया में जो लोग इंटेलिजेंस की कार्रवाइयों को देख रहे होते हैं, इनकी हिस्ट्री ज जिन लोगों ने पढ़ी है और मौजूदा पिछले 20 साल से तो हम ज़िंदगी वो जी रहे हैं ना जिसमें जंगें बढ़ती जा रही हैं, हर रोज़ बढ़ती जा रही हैं, हर साल बढ़ती जा रही हैं। तो उनमें हम ये अच्छी तरह देख चुके हैं कि ज हर इस तरह के बड़े वाक़ये के पीछे कोई ना कोई इंटरनेशनल इदारा होता है। क्यों? क्योंकि भई कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टेट से ताकतवर हो ही नहीं सकती जब तक उसके बैक एंड पे सप्लाई लाइन में हेल्प करने के लिए कोई बड़ा ताकतवर मुल्क ना खड़ा हो। कभी ये एक झूठ है कि हम जद्दोजहद करेंगे और जीत जाएंगे। कोई जद्दोजहद बैरूनी मदद के बगैर कामयाब नहीं होती। तो इनको इन सब के साथ बीएलएफ हो, बीएलए हो, जैशुल अदल हो, ये सारी अगर काम कर रही हैं तो लाजमी लाजमी ऐसा हो नहीं सकता कि इसके साथ कोई लोग इवन दाश दाश कितने भी ब्रूटल टैक्टिक्स यूज कर रही हो। आप मुझे बताएं, फुट सोल्जर की मैं बात नहीं कर रहा, बड़े जो इनके साथ लीडर्स होंगे उनके साथ 100% इंटरनेशनल पावर्स के इनडायरेक्ट राब्ते होंगे, डायरेक्ट नहीं होंगे, वो अपना फुटप्रिंट नहीं छोड़ते। एक दो तीन जिसको एसेट्स बोलते हैं ये लोग अपनी जुबान में, एसेट्स कई लिंक के साथ फिर एक एसेट होता है और इनकी मदद वो इनके मिशन में ही कर रहे होते हैं। तो बीएलएफ के साथ मुझे तो लगता है कि जैश उल अदल भी कोई ऐसा ही प्लान है, क्योंकि वो उसको मरने नहीं देंगे। आप देखें ना कि ये उस वक़्त पता लगता है जब ये लोग अज़ाइलम लेते हैं। जब एक तंज़ीम पूरी ख़त्म कर दी जाती है तो जो मुल्क को आखिरी बंदों को कुछ बंदों को अज़ाइलम देता है, वो मुल्क नहीं। आपको देखना है कि ये मुल्क किस मुल्क से इतने अच्छे रिलेशन में है कि उसके कहने पे इन सब लोगों को अज़ाइलम दे देगा। वो उसका जो दोस्त मुल्क है ना बेसिकली वो उनके पीछे होता है।
अच्छा फैसल, जो बात आपने कही कि इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे कोई ना कोई रियासत ज़रूर इंटेलिजेंस होती है, ये एजेंसी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। रियासत मैं नहीं कहूँगा, इंटेलिजेंस एजेंसी दाइश का कहूँगा, क्योंकि बाज़ औक़ात जी? गवर्नमेंट्स जो हैं वो उसके इसको नहीं पसंद कर रही होती। बाद मुल्कों में आपको पता है डिक्टेटरशिप है, तो वो फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पावरफुल की बात मान रही होती हैं। लेकिन कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी एग्ज़ैक्टली, होती है, वो ठीक अपनी है। रियासत को ही रिप्रेज़ेंट बस करती है ना। मैं उस कॉन्टेक्स्ट ठीक है, सही मैं कहा। उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। और ये जो बात आप कर रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। दाइश की आपने बात की, आपने दाइश अपने जो कारकुन हैं, उनको कमोबेश $200 पर एग्ज़ैक्टली। मंथ पैसे देती है। अब तो ये देखिए ना, पैसे कहाँ से आते हैं? ये कहाँ से आते हैं? ये बड़ी अहम है ना एटीएम से तो जाके पैसों नहीं की निकालती। खेल। अच्छा, आपको क्या लगता है? एटीएम से तो जाके नहीं निकालते। जी? अच्छा, आपको बड़ी एक एक मज़ेदार बात बताऊँ। अमेरिका और ब्रिटानिया, यूनाइटेड नेशंस अक्सर ये करती है कि कुछ लोगों को टेररिस्ट करार देकर उन पे पाबंदियाँ लगा देते हैं। पाबंदी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि वो लोग अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, तो पहले कौन-सा वो बैंक अकाउंट के ज़रिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन उनसे मुतल्लिका लोगों को के अकाउंट्स फ्रीज़ कर देते हैं, ये वो। लेकिन एक चीज़ वो कभी बंद नहीं करते। आप कभी गौर कीजिएगा, इनके जाली पासपोर्ट प्रिंटिंग का जो सारा सिस्टम है, इनके ट्रैवल का जो सारा सिस्टम है कि उन्होंने एक मुल्क से दूसरे, आप देखें, आप इन सब की हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ें। मलक रेगी से लेके मुल्ला मंसूर से लेके, उसामा बिन लादेन से लेके एमन ज़वाहिरी, आप देखें, आप हैरान हो जाएँगे इनकी बायोग्राफी पढ़ते हुए कि ये एक-एक साल में कितने मुल्कों में फिरते थे। कितना आसान है किसी जहाज़ में जाते हुए एक शख्स को पकड़ना या उसको ट्रेस करना। ये उस चीज़ को डेलिबरेटली नहीं करते। कासिम सुलेमानी कम से कम कुछ 3 दहाइयों में तक एक्टिव रहे, 3 दहाइयों तक, और उन तमाम कामों को जनरल कासिम, जनरल कासिम सुलेमानी, ईरान के, हाँ जी, ईरान के बिल्कुल। जनरल कासिम लेकिन सुलेमानी। अमेरिका ने उनको तब हिट हुँ। किया जब वो उनके लिए ज़ाती तौर पर एक इश्यू बन गया बहुत बड़ा, आपको पता है उसका। अच्छा, उसके पहले वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक वक़्त में एक इस तरह के एक से ज़्यादा किरदार किसी भी स्टेट के लिए, दुश्मन स्टेट के लिए, हॉस्टाइल स्टेट के लिए ज़रूरी होते हैं, ताकि किसी भी वक़्त उनका बहाना बनाकर कोई बड़ी कार्रवाई की जा सके। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर शख्स उनका एजेंट होता है, ये नहीं होता। वो उनके लिए यूज़ हो रहा होता है। जैसे कि किसी मुल्क में किसी बहुत नॉनसेंस शख्स को आप आजकल तो है ना, आप पैसे से किसी भी तरह सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि रशिया ट्रंप को मुसलसल सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उनको पता है कि यार ये वाइज़ आदमी है। अगर इसको हम सपोर्ट करेंगे किसी भी तरीके से, तो कल को हमारे लिए कोई भी ऑपरेशन, कोई भी चीज़ करना आसान होगी। तो ये दुनिया में हो रहा होता है। तो ये पाबंदियाँ लगाएँगे, सब कुछ करेंगे। जो आपने बात की सैलरीज़ की, आपको पता है 20 साल जो जो तालिबान ने जंग लड़ी है, सब लोगों को कौन कौन पैसे पैसे दे रहे थे? अरब शहज़ादे पैसे दे रहे थे, सऊदी अरब के कुछ प्रिंस पैसे पैसे दे रहे थे, कतर का हुक्मरान नहीं, अमीर नहीं, नीचे से दूसरी तीसरी टियर में उनके जो ख़ानदान के लोग थे, वो पैसे दे रहे थे। एक-एक ग्रुप को एक-एक अमीर ने, अरब ने, इवन कुछ को तो वेस्टर्न ने, कुछ बहुत बहुत बिलियनियर जो लोग थे यहाँ से चले, वो सपोर्ट कर रहे थे, और एक-एक ग्रुप को अलग सपोर्ट कर रहे थे। और एक ग्रुप की अगर तनख्वाह थी, मसलन मुल्ला दादुल्ला का जो ग्रुप है, अगर उसके ग्रुप एक 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 सोल्जर की सैलरी $100 है, तो दूसरा जो ग्रुप था, उसकी सैलरी जो थी वो $50 होती थी। तो वो एक दूसरे के बंदे छीन भी लेते थे। लेकिन ओवरऑल सारे एक अम्ब्रेला में होते थे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये आप सैलरीज़ दे रहे हैं, ये विथड्रॉ कर रहे हैं, डॉलर कैश में आ रहा है, और फिर वो मनी एक्सचेंज हो रहा है। इतना बड़ा नेटवर्क नहीं चल सकता किसी इंटरनेशनल मदद के बगैर। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँगा, ये जो जैशुल अदल है, फॉर द रिकॉर्ड सेक अमेरिका ने इसे कालादम करार दिया हाँ, हुआ है, उस पर पाबंदी लगाई हुई हाँ, है। ये रिकॉर्ड के ऊपर बात है। और हाँ, इनकी ट्रैवल के ऊपर, इनके असलहा लेने हुँ, के ऊपर, इनके सब बैंक पाबंदी अकाउंट्स के है। ऊपर सब हाँ, पाबंदी है। अब देखें ना, जिंदुल्लाह पर पाबंदी थी। अब देखें ना कि अब आप रिकॉर्ड जिंदुल्लाह चेक जो करें। सिर्फ़ जी? अपने आप को ईरान मुखालिफ कहते थे, ईरान अमेरिका का दुश्मन था, लेकिन अमेरिका ने उस पर भी पाबंदी लगाई हुई थी। अच्छा, आप क्या कहते हैं? ऐसे ही ऐसे ही है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, फॉर रिकॉर्ड हुँ, देखें, तो एग्ज़ैक्टली। रिकॉर्ड क्लियर है। मतलब रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर आप नहीं कह सकते कि अमेरिका इसमें मुलव्वस है। लेकिन अगेन, कमिंग बैक टू हुँ, द सेम सेम क्वेश्चन, क्या किसी आलमी सतह पर इस बात की थिंकिंग है कि पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान के चंद इलाकों को तोड़ के हुँ, ये बलूचिस्तान के हवाले से एक ग्रेटर हुँ, बलूचिस्तान बनाया जाए? क्या ये किसी ग्रेट गेम का हिस्सा है? हाँ। देखें, मैं वो समझना चाह रहा हूँ आपसे। दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कायम हुआ था, इट्स ब्रेकिंग नाउ, ठीक है? अच्छा,
अभी इस ऑर्डर को जो होल्ड कर रहे हैं वो अमेरिका, वेस्टर्न पावर्स और वो गवर्न कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की मदद से, आईसीजे की मदद से, आईसीसी की मदद से, नाटो का भी बीच में अब एक मॉडर्न पार्ट है। इस तरह एक पूरे इदारों की एक सीरीज है जिनकी मदद से अपना वर्ल्ड ऑर्डर, उसके बाद अपने 600-700 के करीब जो मिलिट्री अड्डे हैं अमेरिका के, उसकी मदद से उसने ये ऑर्डर कायम रखा हुआ जिसमें नेशन स्टेट की एक सैंक्टिटी है, उसका एक तकद्दुस है। तो जब तक ये वर्ल्ड ऑर्डर है, ना तो कुर्दों के साथ कोई वो भी 3 मुल्कों में फैले हुए हैं, उनके साथ कुछ हो सकता है, ना ये होगा, क्योंकि इससे ये होगा कि ग्लोबल ऑर्डर ही डिसरप्ट हो जाएगा, जो कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि देखें तकरीबन 6 लाख के करीब बलोची बोलने वाले बलोच जो भाई हैं हमारे, वो रहते हैं अफ़गानिस्तान में, 1.5 से 2 मिलियन, 20 लाख से कुछ कम ईरान में और 60-70 लाख यहाँ पाकिस्तान पे में। अच्छा, पाकिस्तान में भी वो पूरे पाकिस्तान में बिखरे हुए हैं। यहाँ अच्छा, पे अब ये लोग जो हैं, ये इस वक़्त भी छोटी-सी जगहों पर भी इनकी एक से कहीं ज़्यादा तंज़ीमें काम कर रही हैं, जो कि तंज़ीमें भी मुत्तहिद नहीं हैं और उनके गोल्स भी थोड़े बहुत डिफरेंट हैं। जैसे आपने अभी बताया कि बीएलए और बीएलएफ का तो बेसिकली जो आपने मुझे बताया, आप इनको बेहतर जानते हैं, उनका तो मंशूर और उनकी कारकर्दगी, उनके काम में ही फ़र्क है। और कभी ये बात भी खुलेगी, क्योंकि हिस्ट्री में तो अब कुछ भी छुपा नहीं रहता, कि दोनों के पीछे हैंडलर्स भी मुख्तलिफ थे। काज़ इनका अपना ही है, मैं फिर दोबारा बता दूँ, काज़ अपना ही होता है, लेकिन उसको कोई अपने फ़ायदे के लिए, जहाँ दोनों के फ़ायदे एक हो जाते हैं, वो फिर उनको इस्तेमाल करता है। तो बात ये है कि ग्रेटर बलूचिस्तान का आइडिया तो आप रख सकते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड ऑर्डर में ये बन नहीं सकता। हाँ, ये वर्ल्ड ऑर्डर चूँकि टूट रहा है, अगर अमेरिका इसको ना बचा सका और एक नया ग्लोबल ऑर्डर आया, तो मुमकिन है, उस ऑर्डर में बिल्कुल मुमकिन है, उसमें बॉर्डर्स भी चेंज होंगे, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूँ, मैं एक लंबा शॉट शॉट खेल रहा हूँ, लेकिन ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर ब्रेक होना है अब और ये नया आना है। वो कैसे आएगा, आई कैन नॉट से, क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा, ये मुसलसल आपको जंगें दे रहा है, मुसलसल जंगें दे रहा है। तो ये कुछ और आएगा, क्या आएगा आई कैन नॉट से, लेकिन उसमें इनके लिए पॉसिबल होगा अगर वो आया। अभी तो कोई चांस नहीं, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का, ईरान और अफगानिस्तान का मसला नहीं है। एक तो ये तीनों मुल्क ज़ाहिर है किसी भी इंसर्जेंसी से ताकतवर है, लेकिन ग्लोबली भी ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर तो सारे बॉर्डर्स आपको रीडिफाइन करने पड़ेंगे। अच्छा फैसल, दो और पहलू हैं जिनका जिक्र किया जाना बड़ा ज़रूरी है और मैं चाहूँगा उसके ऊपर आप अपनी राय दें। बलूचिस्तान के बारे में हमने जो बात अभी तक की है वो ईरान के हवाले से बात की है, थोड़ी सी अफगानिस्तान के हवाले से भी बात की है, पाकिस्तान तो ज़ाहिर है कर ही रहे हैं। लेकिन दो और जो एक्टर्स हैं वो, उनको अगर डिस्कस ना किया जाए जी, जी। बात बनेगी हम्म, नहीं। एक है चीन और जी, दूसरा है हिंदुस्तान। चीन की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है हम्म, ग्वादर पोर्ट के ऊपर, और हम्म, वो जो ग्वादर की बंदरगाह है, अगर वो प्रॉपर्ली एक्टिव हो जाती है तो बंदर अब्बास जो हम्म, कि ईरान की बंदरगाह है, उसको हम्म, नुकसान पहुंचता है। और ना सिर्फ बंदर अब्बास को नुकसान हम्म, पहुंचता है, यूएई जो मुत्तहदा अरब अमारात है, उनको हम्म, भी तजारत के हवाले से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अगर ये बंदरगाह चल पड़ती है, यानी कि ग्वादर हम्म, चल पड़ती है चीन हम्म, की इन्वेस्टमेंट से, तो फिर क्या होगा कि दुनिया ने जितनी भी सेंट्रल एशिया हम्म, की और हम्म, इस खत्ते की तजारत करनी है, तो वो फिर ग्वादर के एग्जैक्टली। ऊपर आएगी। तो आप चीन का रोल क्या देखते हैं, चीन का रोल इस देखिए, सारे जो खेल चीन में का क्या रोल होगा? मैं देख रहा हूँ ना, वो उसके लिए अगर आप के सामने दिजबुती का इनका अड्डा हो, जहाँ के बैक पे एक छोटा सा अमेरिका का भी है, लेकिन बेसिकली सबसे बड़ा अड्डा दिजबुती पे है। दिजबुती, अगर मैप आप इसकी पोस्ट प्रोडक्शन करनी है तो आप जरूर लगाइएगा। ये वो जगह है जहाँ यमन का बाबुल मंदब के बिल्कुल ऑलमोस्ट सामने है। ये वो जगह है जहाँ यमन के हुसीज ने, जिन्हें अरब जो हैं, जिन्हें वेस्टर्न वर्ल्ड जो है अपनी, एक उनका एक खास हेट है ईस्ट के लिए, तो उसको रेबल रेबल कहते हैं। रेबल मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके से एक 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 रीजन में जहाँ एक पॉपुलर मूवमेंट है, उनको इस तरीके से मुसलसल उनका नाम ही रख देना चाहिए। जब वो रिबेलियन था तब रिबेलियन था, नाउ दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, बहुत बड़े हिस्से की। अच्छा, हुसीज जो हैं, अंसारुल्लाह जो हैं, वो जहाज़ों को इसराइल लिंक्ड, और अब उन्होंने कहा है अमेरिका और बरतानिया लिंक्ड जहाज़ों को भी वो निशाना बनाएंगे। दुनिया के 15% बिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी वहां से आती है, वो उसको डिसरप्ट कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, उसको निशाना बना रहे हैं। लेकिन सामने बैठा हुआ चंद किलोमीटर, हार्डली 20 किलोमीटर इनके पानियों से दूर होगा वो, एक भी एक्शन नहीं लिया चाइना ने, एक भी एक्शन। चाइना ने आखिरी बार जो किसी प्रॉक्सी की मदद की है, वो उन्होंने वियतनाम में किया।
वियतनाम में उन्होंने मदद की अमेरिका के खिलाफ, वियतकॉन्ग्स की। उसके बाद से आज तक, जब उन्होंने उन्होंने अमेरिका से ताल्लुकात कर लिए, किसी मुल्क ने चाइना पर कोई ऐसा बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाया कि अ, चाइना उनके मुल्क के अंदर इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहा है। हाँ, एक काम चाइना ने ज़रूर किया है कि जहाँ से उसका सिल्क रोड, जो न्यू सिल्क रोड अभी 20 साल से उनका जो प्लान प्लान चल रहा है और पिछले 10 साल में शी जिनपिंग ने बहुत तेज़ किया उसको, वो उस प्लान ने जहाँ से गुज़रना होता है, वहाँ अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो ये चाइना, चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ मिलिट्री उनको थोड़ी-सी सहूलत ज़रूर देते हैं, ताकि वो इनका इनका सिल्क रोड डिस्टर्ब ना करें। वो अगर तालिबान हैं, उनको मंथली कुछ देना पड़ता है, तो उनको देते हैं। वो लेकिन उसकी मदद, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपनी उस सड़क की तामीर को, उस ट्रेड रूट को डिफेंड कर रहे होते हैं, कहीं अपने सोल्जर से, और जहाँ ना कर सकें वहाँ कुछ दे दिला के। लेकिन वो इंसर्जेंसी को सपोर्ट नहीं करते, आज तक जो मेरी मालूमात हैं, आई कैन बी रॉन्ग, वो ये हैं। अच्छा, अब आपने दूसरा सवाल किया इंडिया का। अच्छा, इंडिया के तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र उनके उनके नहीं, एक इंडिया पर जाने से पहले, जो ईरान की तरफ से अटैक हुआ हुँ, पाकिस्तान में, और अनरेस्ट पाकिस्तान को तो ज़ाहिर है हुँ, होगा, ईरान को भी होगा, लेकिन सबसे बड़ा एग्ज़ैक्ट अनरेस्ट तो बलूचिस्तान हुँ, में हुआ ना, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट, चाइना की सबसे बड़ी एग्ज़ैक्टली। इन्वेस्टमेंट। चाइना ने पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि अगर हाँ, दोनों फ्री कैन माने तो तो हम कर मान गए ना, लेंगे। मान गए ना। अगर ये माने, ये देखें, ये एक डील है। जी, मिलिट्रीज़ में ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर ऐसी बात आ जाए कि आपको फेस सेविंग चाहिए, तो दूसरा फेस सेविंग देगा। तो ये एक ऐसी जगह पर अटैक करना जो कि नो मैन लैंड है, जहाँ के आज पाकिस्तान ने भी जो प्रेस रिलीज़ जारी की है, उसमें जो मोटे बोल्ड करके अल्फ़ाज़ हैं, वो यही हैं कि नॉन इरानियन, अनगवर्नड, नॉन हम्म, इरानियन एंड अनगवर्नड एरियाज़ में हमने हम्म, अटैक किया। यानी ये भी उनको एक फेस सेविंग दे रहे हैं। तो ये अक्सर बड़ी ताकतें करती हैं। अब अभी जब कासिम सुलेमानी की फिर बात आ जाती है, जब उसको अमेरिका ने उनको हलाक किया, उनको कत्ल किया और उन पे ड्रोन मारा, जो कि किसी मुल्क की सॉवरेनिटी वायलेट करके इराक में, तो ईरान ने जवाब देना था। इतना बड़ा वाक़या होता, ईरान ने जवाब देना था, तो ईरान ने उसी मिलिट्रीज़ के तयशुदा असूल के मुताबिक पहले अमेरिका को बता दिया कि आपके फलाँ बेस पर हम अटैक कर रहे हैं, तो आप अपने लोगों को दाएँ-बाएँ कर लें। इसको कहते हैं नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स। आपने ऐसा रिस्पॉन्स देना है जिसमें दूसरे के घर में लाशें ना जाएँ। तो उसका उसका फ़ायदा ये होता है कि हर मुल्क से थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ ये सेटिंग होती है, क्योंकि अगर अमेरिका के अंदर जहाज़ों से लाशें लाशें निकलेंगी, तो उनकी गवर्नमेंट के ऊपर एक दबाव आएगा कि आप भी काइनेटिक रिस्पॉन्स दें उस मुल्क के अंदर। तो इन्होंने ये किया, उनको बता दिया, और वहाँ उन्होंने 5-7 बम फेंक दिए, उनका कुछ भी नहीं नुकसान हुआ, और यहाँ भी एक फेस सेविंग होगी। इसी तरह ये मैं इस बारे में कन्फर्म हूँ, अंडरस्टैंडिंग मेरी है, मालूमात नहीं है कि ये जो हुआ है ये चाइना की मदद से ही हुआ है, कि ठीक है, आप भी किसी अनगवर्नड एरिया पर नॉन इरानियंस पर एक एक्शन करके दोनों यहाँ मामला ख़त्म कर दें, क्योंकि पाकिस्तान ईरान से बहुत अच्छी बेहतर डेमोक्रेसी है। अ, अभी आजकल मसाइल हैं, आपको पता है कि जिस तरह खींचातानी पकड़-धकड़ है, लेकिन ये प्रेशर पाकिस्तान में डिक्टेटर भी नहीं ले सके अवाम का। दुनिया में बादशाहतें 30-30, 40-40, 50-50, डेढ़-डेढ़ 100 साल चलती हैं। पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप आपको पता है 8 साल मैक्सिमम चलती है। 8 साल, 11 साल एक चली, वो भी एक झूठी अफ़गान जहाद आइडियोलॉजी वाली। अ, और उसमें भी आपको पता है 5वें साल से पहले ही इलेक्शन करवाना पड़ गए थे। तो पाकिस्तान का ये मिज़ाज है कि ये मिस्र नहीं है, ये इराक नहीं है, ये शाम नहीं है, यहाँ पर लंबी डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती। तो यहाँ पर चाहे फ़ौजी की हुकूमत हो, चाहे किसी और की, वो ये नहीं कर सकता कि अपने अवाम के सामने अपने आप को कमज़ोर शो करके अपनी हुकूमत या अपनी ताकत को ख़त्म करा दे। तो यहाँ इनको ये फेस सेविंग चाहिए थी। ये चाइना की मदद से मुझे यकीन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने लेकर दी है। वरना अगर उन्होंने लेकर ना दी होती, तो ये इस तरह से नहीं होना था। ये फिर ईरान का एक भी जवाब अगर आता, तो उसका मतलब एक फुल स्केल या कम से कम बॉर्डर पे एक वॉर की सूरत में निकल आना था आपका। तो ये एक फेस सेविंग उन्होंने दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नहीं, आप ये समझते हैं कि चाइना और जो ईरान है, उनकी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान की तरह अच्छी है, यानी कि पाकिस्तान और चाइना की तरह बड़ी अच्छी है,
और मोस्ट प्रोबेबली हुँ, जो हुँ। कोऑर्डिनेशन हुई है अभी, ये शायद चाइना ने एक सीक्रेट डेफ़िनिटली, ये मेरी डिप्लोमेसी अंडरस्टैंडिंग की है है इसमें। और मेरा मुझे बड़ा बड़ा स्ट्रांगली आई थिंक ऐसा हुआ है, क्योंकि इसके बगैर हो नहीं सकता था। जिस तरह से आपकी जो बात है उसके फुटप्रिंट मिलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने बयान दिया, और चाइनीज़ आपको पता है बड़े बहुत सी सीक्रेटिव हैं। वो एग्ज़ैक्टली वो बात ही नहीं करते। वो अपनी रोल प्ले करते हैं, हुँ, सब कुछ करते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से तो चाइना का एग्ज़ैक्टली पूरा एक बैकग्राउंड है ना, पाकिस्तान ने भी उनके लिए डिप्लोमेसी की है। आपको पता है हाँ, जनरल याहिया खान गए थे अमेरिका अमेरिका की हुँ। सुलह करवाने के लिए चाइना में अपने हेनरी अपने किसिंजर को दौर साथ में, और लेके गए उन्होंने थे। सुलह करवाई थी। और हेनरी किसिंजर को यहाँ से भेजा जी, था पाकिस्तान में जहाज़ में चोरी चोरी हेनरी भेजा किसिंजर को था साथ लेके और गए उसी थे। के बाद तो बिल्कुल ठीक बात वियतनाम वॉर खत्म हुई थी। हुँ, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, इंडिया की तरफ आते हैं। आप को पता है कि बहुत सारा मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है कि इंडिया के जो हुँ, फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, हुँ, वो अभी ईरान में थे। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात है कि हसन काज़मी, अ, वो जो कि ईरान के स्पेशल हुँ, एनवॉय फॉर अफ़गानिस्तान हैं, जिस दिन अटैक हुआ है उससे चंद घंटे पहले तक वो हुँ, पाकिस्तान में थे। अ, पाकिस्तान में और थे? ईरान में इंडिया के हुँ, जी, जी, पाकिस्तान में आए हुए थे वो। वो अपने डेलीगेशन ठीक है। के साथ पाकिस्तान में आए हुए थे। पाकिस्तान की हुँ, वज़ीर हुँ, ख़ारजा से उनकी मुलाकात हुई। पाकिस्तान के जो हुकाम हैं उनसे हुँ, मुलाकातें हुई हैं डेलीगेशन के साथ। अच्छा, दूसरी तरफ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इंडिया के हुँ, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, वो हुँ, ईरान में गए हुए थे। तो इंडिया इस सारे मामले को क्यों देख रहा है? क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक हुँ, मौक़िफ़ उठाता रहा है हुँ, टाइम एंड अगेन, और इस गुफ्तगू में भी यानी कि जो ईरान ने हमला किया पाकिस्तान के, उस वहाँ पर भी बाज़ औक़ात हुँ, इंडिया का नाम लिया जाता रहा, हुँ, पाकिस्तान की तरफ हुँ, से भी लिया जाता रहा। तो आप क्या देखते हैं कि ईरान का, क्या इंडिया का हुँ, जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट हो सकता है बलूचिस्तान में? क्योंकि माज़ी में एक दफ़ा इंडिया ने बलूचिस्तान के हवाले से हुँ, एक स्टेटमेंट भी दी थी। लेकिन मैं अभी रिसेंटली इंडिया में था, मुझे मुझे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग आई कि इंडिया ज़्यादा हुँ, फ़ोकस अपने आप के ऊपर कर रहा है। वो अपना हुँ, इकोनॉमिक मसल बना रहा है, और इंडिया ज़ाती तौर पे चाहता नहीं है कि हुँ, पाकिस्तान के साथ भी कोई लड़ाई हो। उनके एक सफ़ीर हैं शरद सब्रवाल, हुँ, पाकिस्तान में हुँ, सफ़ीर रहे हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली एक अच्छा, किताब भी लिखी है, और उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया इंडिया समझता है कि वो चाहते हैं कि इंडिया की पाकिस्तान के साथ जो हुँ, जंग है वो बनती नहीं है, ठीक है। ना करनी चाहिए, मेरा ना खुद यही ख्याल कॉन्फ्लिक्ट करना चाहिए। हुँ, तो एक थिंकिंग है उधर। तो आपकी आपकी थिंकिंग क्या है? मुझे ये बताएँ कि इस कॉन्फ्लिक्ट में वाक़ई को हुँ, इंडिया का रोल नज़र आता है आपको? नहीं आता? क्योंकि हम जब बात हुँ, करते हैं तो हम हुँ, कुलभूषण यादव की बात करते हैं कि जी, दो वो इंडियन हुँ, आरएडब्ल्यू का हुँ, एक हुँ, स्पाई था, कमांडर हुँ। था, जिसको हमने पकड़ा। तो अभी आप कैसे देखते हैं अच्छा, इस मेरे ख़्याल मामले को? में मैं इस मामले में ये बात समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली बहुत सी मिस्टेक भी की हैं और इंडिया के साथ ज़्यादती भी की है। क्योंकि इंडिया ने कई दफ़ा ये बात कोशिश की है कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात करें। वाजपेयी का, बीजेपी का मीनार-ए-पाकिस्तान पे आ जाना छोटी बात नहीं है। ये तारीख़ी तौर पे बहुत बड़ी बात थी। अगर इस मसले को ख़राब ना किया जाता, तो इस पे उन्हें कोई अमन इनाम मिलना चाहिए था दोनों मुल्कों के लीडर्स को, क्योंकि उन्होंने बगैर जंग के एक मसले को हल करने की कामयाब कोशिश की थी। लेकिन आपको पता है वो फिर हाँ, फैसल अच्छा भाई, म मैं तो कता कलामी आपकी कर रहा हूँ। मैं तो ये कहूँगा कि वाजपेयी साहब को तो वाक़ई पीस नोबेल पीस हुँ, प्राइज़ मिलना चाहिए, हुँ, पोस्टहमस ही सही, फ़ौत हो गए हैं, कि उन्होंने ना सिर्फ़ ये कि पाकिस्तान में आए, नवाज़ शरीफ साहब के दौर में मीनार-ए-पाकिस्तान में आए, और फिर कारगिल हो गया। आ कारगिल भी रहा है, आपको आ पता रहा है है। वो जनरल हमारी मुशर्रफ कार्रवाई थी। हमारे से ज़्यादा कारगिल मिलिटेंट के थे, बाद हम लोग तो उसके जी, साथ जनरल नहीं थे। मुशर्रफ की यानी कार्रवाई। सेकुलर लोग भी नहीं थे और नहीं, पाकिस्तान हम के तो साथ सियासी नहीं लोग थे, भी नहीं। ऑफ़ कोर्स, लेकिन हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग तो ज़ाहिर है एक नेशन को ही देखते हैं ना, ज़ाहिर है हम यस, तो यस, एक यस, नेशन ज़ाहिर तो है। हैं ना। अभी तो अच्छा, हम अब आपस में बात कर रहे हैं ना, उसके मैं तो अभी बावजूद अभी तो हम आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अर्ज़ ये है कि उसके बावजूद जो वाजपेयी हैं, जब मुशर्रफ हुँ, साहब उनसे हाथ हुँ, मिलाने गए सार्क की हाँ, एक मीटिंग में, तो वाजपेयी ने मुशर्रफ साहब के साथ भी मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोल दिया। तो मुझे तो लगता है कि इस रीजन हुँ। के जो सबसे बड़े हालिया 3-4 डेकेड्स में जो सबसे बड़े लीडर हैं, वो अटल बिहारी अटल वाजपेयी ने बिहारी बड़ी वाजपेयी कोशिश हैं। की, उसके बाद आप देखें सबसे हार्डलाइनर उनके आए मोदी साहब। मोदी साहब ने भी देखें 2 दफ़ा
तमाम रिस्क लेके अपने हार्डलाइनर्स को नाराज़ करके एक दफ़ा बहाने से पाकिस्तान आ गए और 1-2 दफ़ा बाहर मौका मिला तो बहाने से उन्होंने पाकिस्तान के लीडर्स के साथ गुफ्तगू की कोशिश की। फिर आप एक और बात ना दुनिया भूल जाती है, पाकिस्तानियों को और इंडियन हार्डलाइनर्स को जिनके मैं कुछ वीडियोज़ देखता रहता हूँ, वो पाकिस्तान से की रियलिटी समझते ही नहीं, वो किसी और रिलीजन में है शायद वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के बारे में उनका एक बैड इमेज है, उनको असल पाकिस्तान का पता ही नहीं जो 90% है। मुझे कई दफ़ा बहुत हैरत होती है कि पाकिस्तान के बारे में उनके रवैये सिर्फ़ ये हैं कि शायद वो सिर्फ़ बलोच इंसर्जेंट्स की वीडियोज़ देखते हैं या फिर कोई अगर उसमें आज़ाद कश्मीर में और गिलगित में कोई प्रोटेस्ट होता है तो सिर्फ़ उसको उन्होंने देखा होता है, वो बाकी पाकिस्तान को जानते ही नहीं है। तो ये एक वहाँ मसला है लेकिन मोदी ने भी इतने हार्डलाइनर होते हुए भी इतने स्टेप्स लिए जिसको पकड़ के हम आगे चल सकते थे। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि एक पॉइंट जो पाकिस्तानी और इंडियन हार्डलाइनर मिस कर जाते हैं वो आप देखें कि अ, किसी भी अटैक, हमले जो पाकिस्तान की तरफ से या मकबूज़ा कश्मीर में यहाँ के इंसर्जेंट्स ने आप जानते हैं कि यहाँ लश्कर-ए-तैयबा, हिज़्बुल मुजाहिदीन एक लंबी तंज़ीम है, एक एक लिस्ट है जो इन्होंने बनाई। लेकिन किसी के जवाब में भी इंडिया ने उस तरह रिएक्ट नहीं किया जैसे इसराइल, गज़ा या फ़लस्तीन पर करता है। उसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान ज़ाहिर है उनसे बहुत तगड़ा है गज़ा और फ़लस्तीन के मुकाबले में। लेकिन ये इस बात को भी आप वाइज़ डिसीज़न भी कहें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को, दोनों की पावर्स को कि ये किसी भी इसमें मैं पाकिस्तान की भी तारीफ़ करूँगा कि वो भी किसी मसले को उस हद तक नहीं जाने देते कि वो दोनों अवाम की तरफ बहुत सफ़रिंग बन जाए। आप देखें हमारी तमाम जंगों की जो हलाकतें हैं तमाम जंगों की जमा भी हम कर लें, तो पार्टीशन के वक़्त जो हलाकतें हुई उनसे आधी से भी आधी हैं, ठीक है? ये मुझे अब नंबर याद नहीं लेकिन बहुत थोड़ी हैं, चंद हज़ार में हैं। तो बात ये ज़ाहिर है एक जान भी कीमती है लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जंगों में भी इन्होंने इस बात का ख़्याल रखा है कि ह्यूमन सफ़रिंग इतनी ना हो जाए कि बाद में उसको उस उन ज़ख्मों पर मरहम रखना ही नामुमकिन हो जाए। तो मतलब ये कि वो जो बेसिक बुनियाद चाहिए होती है पीस के लिए, वो उसकी स्पेस पाकिस्तान ने भी रखी है और इंडिया ने पाकिस्तान की बहुत सी गलतियों के बावजूद उनको वो स्पेस दी है। 71 वाला जो इंसिडेंट है आपको पता है कि अगर वो हमारा रवैया थोड़ा बंगाल की तरफ बांग्लादेश जो अब है मशरकी पाकिस्तान की तरफ बेहतर होता, डिक्टेटरशिप यहाँ ना होती और उनको हम सब ह्यूमन्स की तरह ट्रीट ना करते, तो शायद वो कभी ना होता। लेकिन आपको पता है कि उसमें भी पहल हमारी तरफ से हुई थी। और ये एक खौफ़नाक तारीख़ है, एक गलतियों का एक पूरा एक एक तसलसल है, एक गलती के बाद एक गलती। तो अभी इंडिया में जो जो आप बात करें स्टार्ट में तो उन्होंने बलूचिस्तान के खिलाफ बयान दिए थे और वो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया था कि हमें पाकिस्तान को कैसे परेशान करना चाहिए और लेकिन अभी आप देखें कि इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, एक तरक्की करता हुआ मुल्क जंग कभी नहीं चाहता, ठीक है? जिसके पास जितना ज़्यादा कुछ खोने के लिए होता है, वो उतना ही सेंसिटिव होता है। तो इंडिया इस वक़्त तरक्की कर रहा है, दुनिया में उसका इमेज अच्छा बन रहा है, आईटी एक्सपोर्ट्स उसकी बहुत हो रही हैं, पाकिस्तान की भी बहुत हो रही हैं। मैंने अब अभी देखा पाकिस्तान में की भी आईटी एक्सपोर्ट्स बहुत ऊपर जा रही हैं। तो ऐसे में जो है ये दोनों मुल्क मेरा नहीं ख़्याल कि इंडिया ये गलती करने की पोज़ीशन में होगा कि वो अपने सबसे लंबे जो उसका एक मुश्किल मुश्किल बॉर्डर है तो देखें ना चाइना के साथ तो बहुत लंबी एक हिमालय की लाइन है, लेकिन यहाँ तो ओपन बॉर्डर बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करे, उसके हक में नहीं है। अच्छा वहाँ पर एलिमेंट हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एलिमेंट नहीं है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। आप देखें ना वहाँ पर शहरों के नाम बदल रहे हैं। आपको याद है यहाँ जब इन्होंने इन्होंने भगवानपुरा का नाम रहमानपुरा करना शुरू किया, हम लोग कितना कितना नाराज़ हुए थे। अच्छा लेकिन यहाँ भी हाँ। जी, जी, बड़े हाँ, तो बड़ी अभी भी है। रिज़ेंटमेंट थी। अच्छा उन्होंने कर दिया लेकिन अभी भी हम लोग तो भगवानपुरा कहते हैं उसको, इसलिए नहीं कि हम हिंदू हो गए, इसलिए नहीं कि इसलिए कि यार हिस्टोरिकली चीज़ों के नाम नहीं बदलने चाहिए लेकिन हमारे यहाँ ये एक्सट्रीमिज़्म था। अच्छा अब ये हमारे यहाँ कम हो रहा है, बदकिस्मती से इंडिया में ये ज़्यादा हो रहा है। वहाँ भी जो है आप देखेंगे इलाकों के, शहरों के नाम इस तरीके से बदले जा रहे हैं जैसे तारीख और दुनिया भी क्रिएट हुई है। तो ये एक अनफॉर्च्यूनेट बात है, वहाँ एलिमेंट है, लेकिन वहाँ चूँकि पावर एक बंदे के पास ही होती है, वज़ीर-ए-आज़म के पास, उनकी उनकी लोकसभा के पास, पार्लियामेंट के पास। तो मेरा ख़्याल है कि इंडिया के साथ को अगर अच्छी तरह एंगेज किया जाए इस वक़्त, जो कि मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट भी चाह रही है, तो पूरे खित्ते के लिए, ये दुनिया के लिए एक सुख के साँस की खबर होगी। आप इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें कि दुनिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा बड़ा रीजन अगर पीस करता है, तो आप सोचें पूरी दुनिया को हमें तो आएगा ही, पूरी दुनिया को कितना
एक जिसे उसको पंजाबी में कहते हैं ना सौखा सा आएगा, एक अमन का एक सांस आएगा, यार चलो ये एक कितना बड़ा एक रीजन पीसफुल होगा। हमें कितना बड़ा सांस आएगा, वो लोग जिनसे दुनिया में हम सबसे इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे हम बॉर्डर पे इंटरेक्ट नहीं करते। अच्छा फैसल भाई, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इंडिया के हवाले से, ज़ाहिर है जो इंतहा पसंद अनासर हैं वो एग्जैक्टली। पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग कुछ ये है कि इंडिया चाहता है कि इंडिया समझता है कि पाकिस्तान अब हम्म। वो पुराना पाकिस्तान नहीं रहा। अभी रिसेंटली इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर, उनकी किताब आई है और जयशंकर जी की, उन्होंने हम्म। पाकिस्तान एक इंटरव्यू भी दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान अब मतलब उनका ये है कि पाकिस्तान अब वो पुराने रास्ते पे नहीं है, यानी कि अस्करियत हाँ, पसंदी के ये रास्ते बात पे ठीक है। नहीं है, और ये ये बड़ी ठीक है। आप देखें पॉजिटिव ना हमारी बात है। फ़ौज ने वो रास्ता छोड़ा है, जी। उन लोगों को सपोर्ट करना छोड़ा है। पाकिस्तान में इवन अफ़सोस की बात है, लेकिन मैं कश्मीर आज़ाद कराऊँगा किसी ज़माने में बहुत बड़ा बड़ा नारा हुआ करता था। मैं दिल्ली फ़तह करूँगा बड़ा अब ये नारा है ही नहीं। अब इस नारे पे वोट मिलता ही नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तो देखिए ना कि जो ये अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बिलावल, अदरवाइज बड़े ज़बरदस्त वो हैं, बड़े शाइनिंग है, बड़े इनलाइटेंड हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम लेकर उन्होंने जो बातें की, मैं समझता हूँ कि वो उनके ये शायाने वो शान कई नहीं जगहों थे। पर ऐसी इमैच्योरिटी करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, हाँ, अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट ये है कि आप हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाएँ और अच्छा, मैं हिंदुस्तान एक के बात साथ करना ट्रेड चाहूँगा खोलें। जिस एक मिनट मुझे तरह दें, मैं च आपको ची टोकने की जी, तरह जी। जसारत कर रहा हूँ। इसलिए कि मैंने एक ऐसी बात की है जिसको मुझे मुझे जस्टिफ़ाई ज़रूर करना चाहिए। कई लोग शायद उस पे नाराज़ हों। मैं उसको जस्टिफ़ाई ज़रूर करना चाहूँगा, मैंने क्यों कही है। बिलावल की इमैच्योरिटी मैं इसको क्यों कह रहा हूँ? देखें, आप समझते हैं इस बात को, दुनिया के तमाम अमन पसंद लोग एक बात जान चुके हैं कि लैंड नहीं, लोग अहम हैं, पीपल अहम हैं। अगर हमें कश्मीर से मोहब्बत है, अगर हम कश्मीर को अपना पार्ट समझते हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान वाले पार्ट को अपना पाकिस्तान वाले कश्मीर को अपना पार्ट कहता है, मुझे बताएं वहां पर लैंड अहम है पाकिस्तान के लिए मकबूजा कश्मीर, इंडिया के लिए आज़ाद कश्मीर की लैंड अहम है या लोग अहम है? अगर ज़ाहिर है अहम लोग होने चाहिए। अगर लोग अहम हैं तो सबसे पहले तो आप उनके पीस के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनके बच्चों की एजुकेशन उनके लिए काम करें। अगर वो लोग तरक्की करते हैं, वो अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो फिर साबित होगा ना कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर आप उनको चुपके-चुपके उनको गन्स देते हैं, चुपके-चुपके उनको साजिश पर आमादा करते हैं, तो ये तो आप उन बेचारों की ज़िंदगी तल्ख़ कर रहे हैं। वो जेलों में जाएँगे, उनकी औरतों के साथ मसाइल होंगे, उनके बच्चों के साथ मसाइल होंगे, हर वक़्त सर पर एक तलवार लटकेगी। तो ये आप उन लोगों से जिनसे आपको प्यार है, उनसे अच्छा सलूक कर रहे हैं या उनसे बुरा कर रहे हैं? अगर किसी को किसी भी तबके से मोहब्बत है, किसी लोगों से मोहब्बत है, तो उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करे ना कि उस खित्ते को, उस जगह को छीनने के लिए। ये कबायली कहना गलत होगा। ये एक एक ताज्जुब वाली कदीम सोच है कि जो मेरा कबीला है, वो जितनी मर्ज़ी ज़मीन हड़प कर ले, जितने मर्ज़ी लोग हलाक कर दे, क्योंकि मेरा कबीला है, तो लिहाज़ा सब ठीक है। भाई, आज मैं जिस बात को बिलावल की मैच्योरिटी कह रहा हूँ, मैंने मैंने मैं बिलावल का एडमायरर हूँ क्योंकि वो वाहिद इस तरह का लीडर है जो आज़ाद सोच रखता है। लेकिन मसला ये है कि वो भी इंडिया के हवाले से चंद उन पुरानी कदीम सोच में फँसे हुए हैं, जो कि भुट्टो के ज़माने से थी कि हम 1000 साल लड़ेंगे। सर, अहमकाना बात है, 1000 साल कोई नहीं लड़ सकता। सेम इज़ हियर। बिलावल की बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बड़ी ज़ाती तौर पे पसंद हैं, लेकिन इस हवाले से उनकी जो ख़्यालात हैं बड़े ही क़दामत पसंदाना हैं। बल्कि मैं हाँ। कहूँगा मुतस्सिबाना भी हैं। ख़ैर, अब 2 चीज़ें और रह गई हैं जो मैं फ़ैसल चाहूँगा कि हुँ, आप उस पे बात करें। हम बलूचिस्तान, ईरान, पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं और जो ग्रेट गेम की हुँ, बात की जाती रही है माज़ी में, हुँ। उसकी बात कर रहे हैं। क्या आपको अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नज़र आता है कि कोई अमेरिका के हाँ, फुटप्रिंट नज़र आते हैं? आप देखिए अमेरिका का जो ये स्टेटमेंट था, पाकिस्तान ईरान में? अमेरिका ने इन जी, जी, हुँ, ये जो बात होती रही, ग्रेटर बलूचिस्तान हुँ, बनाने की बात होती रही, उसमें आप देखिए ना कि हुँ, अभी ईरान ने अटैक किया, तो अमेरिका ने बाकी जगहों के जो ईरान के अटैक हैं, इराक का और दूसरा, उसकी तो बड़ी हुँ। खुले अल्फाज में मज़म्मत की। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर होने वाले मज़म्मत अटैक की है की उन्होंने, मज़म्मत नहीं की, मज़म्मत ये की है, बड़ी शायद आप अहम मिस कर है। गए। मज़म्मत की है उन्होंने। ये अच्छा, ये बाद में आई है, जो जो पहले पहली उनकी मज़म्मत हाँ, आई है, वो वो तो इराक की और देखिए, उधर की आई है। वो वो पहली मज़म्मत इन नहीं इन आई। दोनों
हमलों में बहुत इसमें टाइम डिफरेंस है। इसमें टाइम डिफरेंस है और पाकिस्तान की मजम्मत उन्होंने की है। पाकिस्तान की मजम्म पा ब पाकिस्तान के ऊपर हमलों की मजम्मत उन्होंने की है और उसमें फिर उन्होंने दोबारा कहा है, इस बात को रिट्रेट उन्होंने किया कि ईरान के बारे में जो उनका सारा एक एक पूरा पैराग्राफ उनकी उनकी एक पॉलिसी है, एक एक्सिस ऑफ ईविल है और इस इलाके में अनस्टेबिलिटी समझ आ रहा है। वो पूरा वो यूएन पूरा की एक रूल्स के पैराग्राफ है, आपको मुताबिक पता है वो ना, जो उनका पूरा बोलते स्टेटमेंट हैं। मैंने देखा है, तो वो लेकिन उन्होंने पूरा मुझे बोला और उसी शिद्दत से बोला, जी वो जी मैंने खुद देखा। मैं खुद इस बात पे बड़ा वो हैरान हो रहा था कि यार अमेरिका ने इसकी मजम्मत की या नहीं की। मुझे किसी ने पूछा तो मैंने फौरन नहीं नहीं, शुरू शुरू के जो आवर्स हैं मैं उस वक्त फॉलो करता रहा हूँ। मैं इसको ये जो उनकी मजम्मत आई है, मैं शायद इसको जो बाद में हुँ, आई है मैं उसको देख नहीं पाया। लेकिन अच्छा हुआ आपने मुझे हाँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग हाँ। में अगर वो इजाफा कर मजम्मत ना दिया। करते ना तो ये आपको अ, पता है ये डिप्लोमैटिकली बहुत लेकिन बड़ी बात आप ये होती। अगर वो मजम्मत ना करते तो ये बहुत अहम बात होती। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब शुरू जो जो पहली मजम्मत हुँ। आई ना, वो तो मैंने पढ़ी उनकी। वो इराक के ऊपर और दूसरे हमले के ऊपर कर रहे थे, तो मैं देख रहा था कि अच्छा, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आया। मज़े की बात पाकिस्तान ये का है तो कि इन उन्होंने, पाकिस जैसे चीन ने कहा ना कि रिस्ट्रेन दिखाएँ, उन्होंने पाकिस्तान को ये नहीं कहा कि आप रिस्ट्रेन दिखाएँ। हाँ, अच्छा, जहाँ तक मुझे इंटरेस्टिंग, याद है, वेरी मैं भी इंटरेस्टिंग। उसको अच्छा, अच्छा उसको ये देख रहा था, तो मैंने जितना उसको सुना उसमें तो नहीं कहा, हालाँकि ये बहुत शुरू में कह दी जाती है बात। अच्छा अच्छा, आपको ये मज़म्मत या ये स्वार्थी लैंग्वेजेज़, स्वार्थी बयानात भी अहमद। अपनी जगह अहम होते हैं। लेकिन आपको पता है हुँ। स्वार्थकार अपना काम कर रहे होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ अपना काम कर रही होती हैं, मिलिट्रीज़ अपना काम कर रही होती हैं और ये जो इस तरह के काम होते हैं, इसमें इंटेलिजेंस हाँ, एजेंसियाँ नहीं, ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं, होती नहीं, हैं। नहीं, वो भी मैं रियासत को ही इससे रिप्रेज़ेंट करती हैं। थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ करूँगा। वो वो इसलिए वो प्लीज़ ज़्यादा इसलिए कि करिए। सफारतकार अपना वाक़ई काम कर रहे होते हैं। लेकिन सफारतकार जो बात कह रहे होते हैं ना, वो उससे आपको पता लगता है कि जो इनकी मिलिट्री और इनकी पावर और उनकी हार्ड पावर जो एक्ट कर रही है, उसमें स्पेस कितनी है। देखिए ना, इस वक़्त इज़राइल और अमेरिका गज़ा के ऊपर बमबारी करी जा रहे हैं। लेकिन जो उनके सफारतकार, उनके डिप्लोमेट बात कर रहे हैं, इज़राइल के भी, अमेरिका के भी, दोनों में आपको एक जगह स्पेस नज़र आती है। इज़राइल स्पेस देने को कोई तैयार नहीं है। वो चाहता है ये सबको ख़त्म कर दूँ या सबको निकाल दूँ। अमेरिका के बयान में आपको एक स्पेस नज़र आती है जिसके ऊपर बात हो सकती है, जिसके ऊपर बात होती भी है। पाकिस्तान ने जो बात देखें आप, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने जो बात की थी, उसमें स्पेस नज़र आई थी और वो स्पेस फिर अब मटीरियलाइज़ भी हमने होती देखी कि अब वो मज़ीद रिटेलिएट नहीं कर रहे पाकिस्तान। इसलिए मेरा ये बात आपकी ठीक है कि सफारतकार अपना काम कर रहे होते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी ये अपना काम कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं वो एक पेज पे हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक आध बयान की बात नहीं, आप इन सब की कंसिस्टेंसी देखें। स्वार्थकार जो बात कर रहे होते हैं उसमें आपको वो बड़े गौर से देखें तो उसमें आपको वो स्पेस नज़र आती है जहाँ उनको एंगेज किया जा सके। तो यहाँ पर थोड़ा-सा है, बाकी ये बात ठीक है कि दोनों अपना-अपना काम कर रहे होते अच्छा, कमिंग बैक टू द हैं। पॉइंट व्हिच आई वाज़ ट्राइंग टू मेक, कि मुझे ये बताइए कि आप क्या देखते हैं कि इस सारे मामले में हुँ, यूएस का रोल, ग्रेटर बलूचिस्तान की आवाज़ जब शुरू में आती थी तो अमेरिका का नाम लिया जाता था कि जी हुँ, अमेरिका इसके पीछे है। ये जो ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना चाहता है, ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, ईरान को तोड़ना चाहता हुँ, है, पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है और पार्टली अफगानिस्तान को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। और एट द सेम टाइम अगर अमेरिका का इंटरेस्ट देखें तो अमेरिका हुँ, ईरान मुखालफ भी है और अमेरिका हुँ, चीन मुखालफ भी है। असल जंग हाँ, तो चीन और अमेरिका की है और चीन का हुँ। इंटरेस्ट बलूचिस्तान में है। तो डोंट यू थिंक कि इसमें कोई कहीं अमेरिका भी दिल में खुश होगा या कहीं ना कहीं कोई उनका भी फुटप्रिंट अब नजर देखें आता कि है। जो ग्रेट गेम्स जब हो रही होती है ना तो उसमें उसको अगर एक मिसाल से मैं आपको समझाऊँ, तो यूँ है कि 2 पहलवान आमने-सामने खड़े हैं। अच्छा, अब दोनों एक वक़्त में एक-दूसरे की ज़रूरत भी होते हैं क्योंकि चाइना है, तो इस वजह से है कि वो 50% से उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा जो हैं, जो उसकी इनकम का हिस्सा है, वो इस वजह से आता है कि अमेरिका और अमेरिकन इन्फ्लुएंस में जो भी है सब कुछ, वो उसको परचेज़ करता है। तो इतनी परचेज़िंग पावर किसी और के पास है नहीं। अगर अमेरिका डिस्टेबलाइज़ होता है, तो इसकी इकोनॉमी भी डिस्टेबलाइज़ होगी। अच्छा, अमेरिका को भी चीन की एक तरह से ज़रूरत है क्योंकि बहुत सी चीज़ें, बहुत सा ऐसा वर्ल्ड जो सिस्टम चल रहा है, उसमें अगर चाइना ना हो, तो इतना पावर प्लेयर वर्ल्ड को स्टेबल करने वाला वो अकेला नहीं हो सकता। और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग उसके यहाँ बहुत महँगी पड़ सकती है, अमेरिका के यहाँ, वो उसको चाइना करके दे देता है।
दोनों का एक विन-विन डील है। तो यानी पावर्स भी हैं, एक-दूसरे के खिलाफ भी हैं, लेकिन एक-दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकती। ये एक बड़ा बारीक-सा एक बैलेंस है। अच्छा, अभी मुझे नहीं पता एक बात की ऑथेंटिसिटी का, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने एक सीरियस बंदे की, बिज़नेसमैन की एक वीडियो देखी। मुझे उसका ज़्यादा पता नहीं है कि उसने की बात कितनी ठीक थी या नहीं, लेकिन वो मुझे एक सीरियस बिज़नेसमैन लग रहा था। उसने कहा, ये एक आपको पता है चाइना एक आईफ़ोन प्रो मैक्स कितने का बनाता है? $10 का। अच्छा, 10 $10 कितने का जी? दोबारा बताएं। $10 का, 10। दोबारा बताएं। हाँ, यस, उसको दस $10 की डॉलर कॉस्ट आती है, उसका कहना है। अच्छा। मुझे नहीं पता, मैं नहीं इस बारे में कुछ कुछ कह सकता, लेकिन वो चूँकि मुझे सीरियस लग रहा था, तो लिहाज़ा मैं थोड़ा-सा उसको, जब तक कोई मुझे आके समझाएगा नहीं या मुझे बताएगा नहीं, मैं इसको इसको कोट 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 कर रहा हूँ। अच्छा, 10 का नहीं तो थोड़ा-सा ऊपर पड़ता होगा, लेकिन वो बड़ा ही सस्ता मटीरियल उनको जो है तैयार करते हैं, अपना भी ज़्यादा प्रॉफ़िट रखते हैं, अमेरिका को भी देते हैं। अच्छा, अब ये बड़ी पावर्स जब आपस में ग्रेट गेम करती हैं, तो इस तरह नहीं करती ये ये सॉरी, ये आईफ़ोन आप ये आईफ़ोन बात कर रहे हैं कि चाइना इंडिया जो आईफ़ोन बना रहा है, चाइना। वो $10 मतलब मैं का ग्रेट ग्रेट पावर्स की बात चाइना, कर रहा हूँ ना, अच्छा चाइना ठीक है? वाला, चाइना ठीक है। और अमेरिका की। अच्छा, अच्छा ठीक है, ठीक है। ये ग्रेट पावर्स जब ग्रेट गेम करती हैं, तो इस तरह नहीं करती कि एक की टाँग और बाजू के ऊपर इस तरह से अटैक करें कि उसको गिरा दें, क्योंकि वो गिरेगा तो ये भी गिर जाएँगे। तो वो ये करते हैं कि जैसे मछली वाला काँटा होता है ना, कुछ काँटे उसकी अहम जगहों पर डाल के रखते हैं और उनको पकड़ के रखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको खींचेंगे। यही काम वो रीजनल पावर्स के साथ करते हैं। तो पाकिस्तान में और ईरान में ग्रेटर बलूचिस्तान हो या टेररिस्ट तंजीमें हो, इनसे अमेरिका के ताल्लुकात लाज़मी होंगे किसी न किसी सतह पर, और ये इनको लिवरेज के तौर पर रखेंगे, इनको मरने नहीं देंगे। आप देखें ना, दाश खत्म हो चुकी थी, इन्होंने ज़िंदा की है, इन्होंने ज़िंदा की है। आपको पता है वो बनी भी इनके जेल में थी। इनके उस सहरा में बने हुए जेल में ये बगदादी को और वो सारे लोग जो थे, वो इन्होंने रखे ही इस तरह थे, और उनको बना के उनको लेके आए। जब वो ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ी, जब इनके ऊपर आ गए, तो उसको ख़त्म भी किया गया, और अब उसको मरने नहीं दिया गया। यानी एक लिवरेज उन्होंने एक मछली के कांटे की तरह एक डोर डाल के रखी है कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इस प्लान पर हैं। जब उनको खींचना पड़ेगा तो इस प्लान को ऑन कर देंगे। एक वक़्त में बड़ी पावर्स बहुत से प्लान ऑन टेबल लेके बैठी होती हैं। तो चाइना को गिराना या ग्रेटर बलूचिस्तान बनाना अमेरिका के मुफाद में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उससे जो अनरेस्ट पैदा होगा, अमेरिकन इकोनॉमी इकोनॉमी और वर्ल्ड, चूंकि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है डिस्टर्ब होगी, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा एक मसला बनेगा। तो वो और वर्ल्ड इकोनॉमी ऑलरेडी कोविड की वजह से डिस्टर्ब तो है है, कोविड की लेकिन वजह आपको से। पता है ना कि अमेरिकन इकोनॉमी एक बबल इकोनॉमी है। अमेरिका हर साल कांग्रेस से जी हाँ। एक बिल पास करवाता है जिसको कहते हैं डेट सीलिंग बिल। हर साल वो जो कर्ज लेके अपना अगला बजट बजट बनाता है, 100%, अब तो 100% से भी ऊपर ऊपर हो जाता है ना, तो उस डेट को लेने के लिए वो बिल पास करवाना होता है, जिसकी वजह से अपोजिशन जो भी होती है वो फिर बड़े अपनी बड़ी बड़ी शरारत मनवा लेती है उस वक्त। तो डेट डेट सीलिंग क्यों बढ़ाना पड़ती है? क्योंकि हर साल इनके खर्चे बढ़ जाते हैं, डॉलर और प्रिंट करना पड़ते हैं। डॉलर प्रिंट करने का मतलब ये है, जो कि बेसिकली असल में तो उनको बॉन्ड्स और प्रिंट करना पड़ते हैं, जो अपनी आवाम को बेचते हैं, वहां से पैसे लेते हैं, और मुल्कों से, इदारों से पैसे पैसे लेते हैं हर साल। एक मुझे बताएं, अनलिमिटेड क्या कोई मुल्क अपना एक डेट सीलिंग बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। तो वो ऑलरेडी इन ट्रबल हैं कि यार इकोनॉमी को मसला आया तो एक दिन ये बबल ब्रस्ट हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो वो अमेरिका के लिए भी मसला होगा और चाइना के लिए भी। लिहाजा ये लोग इन तमाम प्लान्स के साथ, ग्रेटर बलूचिस्तान जो कि बार बार नाम ले रहे हैं, उनके साथ इन कांटेक्ट तो होंगे। और मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि इस प्लान को नहीं तो इस तरह के किसी ना किसी प्लान को वो जिंदा रखेंगे, वो मछली के कांटे की तरह ना कांटा डाल के रखेंगे, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसको फास्ट पेस पर नहीं लेके आएंगे, बहुत लो लेवल पर रखेंगे, जिंदा रखेंगे, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। दिस इज हाउ इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट। अगर वो ये नहीं कर रहे, तो फिर मैं कहूंगा कि फिर वो क्या करते हैं। अच्छा, अब रैप अप की तरफ चलता हूँ। दो दो तीन चीजें आखिरी मैं चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर हम डिस्कस करें। मुझे ये बताएं कि रशिया रशिया भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है, और ये जो खिता है बलूचिस्तान का, चाइना है इसमें, ईरान है, पाकिस्तान है, इन मैनी हम्म, वेज अमेरिका भी है, हम्म। अफगानिस्तान भी है। तो आपको क्या लगता है कि इस सारे मामले में रशिया इस सारे मामले को कैसा देख रहा है? देखिए, रशिया ने अपना जो सारा कैपिटल है, प्यूटन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 24 साल से तो वही है इक़्तिदार में, पावर में। तो
वो अपना सारा कैपिटल इस बात पर लगा दिया है कि मैंने सोवियत रशिया वाली लेगेसी को कैसे वापस लेके आना है। आप देखेंगे उनकी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है आरटी, रशियन टीवी, ज़रूर आप देखते होंगे। उसके लेफ्ट अपर कॉर्नर पे उन्होंने सोवियत यूनियन लिख दिया है। आप अभी खोल खोल के देखते हैं, जो लोग देख लें खोल के देखें। हम्म। वो जी अच्छा जी, ऐसे देखने ही में ये लगता ऐसे है ही। कि वो अपने रीजन की बात कर रहे हैं कि इस रीजन की सारी न्यूज़ हम देते हैं। लेकिन सर आपको पता है ये छोटी-छोटी बातें सिंपल होती हैं। तो वो असल में इसमें है कि अपना वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वापस लेकर आएँ और जहाँ-जहाँ रशियन एथनिसिटी के लोग हैं, वो एरिया एक्वायर कर लें। अब देखिए आज भी चेचनिया को दुनिया तस्लीम नहीं करती, लेकिन वो फल-फूल रहा है, सब कुछ चाइना सब कुछ रशिया के ज़रिए कर रहा है। अच्छा उसके लिए मसला कोई नहीं है। अब वो कहाँ गए वो शामिल बसायोफ वगैरह जिनको पाकिस्तान बड़ा होस्ट किया करता था, कहाँ गए वो लोग सारे? वो बेचारे जब देखें कोई इंसर्जेंसी जिसको बाहर से सपोर्ट जब तक अमेरिका से मिल रही थी, वो काम कर रहे थे। जब वो सपोर्ट खत्म हुई तो अब वो खत्म है। अब वो नहीं उस तरीके से कर कर पा रहे ना। ये जो इस वक़्त वहाँ पर हैं हुक्मरान हैं चेचनिया में, क्या नाम है उनका रमज़ान बस मैं मुझे सॉरी नाम ज़हन में नहीं आ रहा। उनके वालिद साहब को इन्होंने चेचन मुजाहिदीन ने मारा था ना। अच्छा, तो अब बात ये है कि वो रशिया ने अपना सारा कैपिटल, पॉलिटिकल और इकोनॉमी इस बात पे लगाना शुरू कर दी है, लगा रहे हैं कि हम उस इन्फ्लुएंस को बहाल करेंगे। और नेटो ने जो हमारे ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि हम यूरोप की तरफ नहीं आ रहेंगे, वो उसकी तरफ रेंग रहे हैं, उसकी तरफ आगे जा रहे हैं। इसमें जो उनके लिए सबसे बड़ा मसला आ रहा था, वो ये कि वेस्ट ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए थे यूक्रेन को बचाने के लिए। जितनी मिलिट्री एड, जितने वेपन्स यूक्रेन को मिले हैं, मुझे इंसानी तारीख में याद नहीं कि किसी मुल्क ने किसी मुल्क की इतनी मदद की हो और इतनी खुली मदद की हो। इसके बावजूद वो अपना डॉनबास का रीजन, ज़ेपोरिशिया का रीजन, क्रीमिया का रीजन वापस नहीं ले सके और अब तो वहाँ स्टेलमेट है। तो अब इसमें इस मौके पर रशिया को सबसे ज़्यादा सूट यही करता है कि मिडल ईस्ट का क्राइसिस ज़रा और लंबा चले। क्योंकि मिडल ईस्ट के क्राइसिस ने वाक़ई अमेरिका की नींदें हराम की हैं। क्योंकि ये वो क्राइसिस है जो अगर ये जितना लंबा-लंबा चलेगा, अमेरिका का जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर वर्ल्ड है और द ग्लोबल साउथ है, वहाँ उसका इन्फ्लुएंस खत्म होता जाएगा। वैसे भी अब ये कहा कहा जा रहा है कि जब अब ये जो दुनिया में जंग है, जो इस वक़्त कोल्ड वॉर चल रही है, दिस इज़ बिटवीन ग्लोबल साउथ एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड में यूरोप और अमेरिका है सिर्फ, और ग्लोबल साउथ में आपको पता है ना सिर्फ अफ्रीका है, बल्कि अमेरिका का भी, साउथ अमेरिका भी उसी में है। और यहाँ से फिर फार ईस्ट है, फिर ऊपर चाइना और रशिया है, बीच में एक इंडिया और उस तरफ आइलैंड ऑस्ट्रेलिया है जो कि अमेरिकन और वेस्टर्न साइड पे थोड़ा सा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं जब वक्त आएगा आप देखेंगे कि इंडिया भी अपने हमसायों और अपने रीजन के साथ ही खड़ा होगा। वहाँ एक डेमोक्रेसी है और वो आजकल मुश्किल में है, वहाँ पर लिबरल लोग कम हैं और वो थोड़ा वहाँ पर इंतहा पसंदी है, लेकिन चूँकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और इसलिए होपफुली उनका जो इंटेलेक्चुअल है वो फाइट कर रहा है वहाँ और दे विल कम बैक। तो ये भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ नहीं खड़े होंगे, ये यहाँ पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, ग्लोबल साउथ के साथ खड़े होंगे। तो ये जो है ना अ, रशिया को आप पूछ रहे थे रशिया को सूट करता है इस वक़्त कि मिडल ईस्ट की वॉर जारी रहे। फिर उनको सूट करता है कि चाहे ये ग्रेटर बलूचिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी ऐसा पंगा यहाँ रहे जिससे कि अमेरिका एंगेज रहे। लेकिन चूँकि इस वक़्त ऐसा कोई कोई यहाँ पर कोई हॉट इंसर्जेंसी या हार्ड पावर इस तरह की कोई भी यूज़ नहीं कर रहा। मैं इसलिए इसमें दूर-दूर तक कहीं भी रशियन फुटप्रिंट नहीं देखता और ना फ़िलहाल उनका इंटरेस्ट है इसको इनिशिएट करने में। अगर इसमें अमेरिका आके नहीं फँसता तो उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। और वैसे भी रशिया मेरे ख्याल में यूक्रेन में फंसा हुआ है, जहां पर पूरा यूरोप अमेरिका उसके हाँ। साथ लड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में बात कोई बनती नहीं है रशिया के एग्ज़ैक्टली एक और नया आपको आपको महाज मैं खोलने की। बताऊँ कि यूक्रेन में भी वो जिस तरह फँसा हुआ है ना, उसमें मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई थी। अभी मैं उसके ऊपर उसको अपडेट भी करूँगा। उसमें इस वक़्त जो है ना सूरत-ए-हाल वो ये है कि देखें रशिया अपने र अगर मैं ये कहूँ कि रशिया ने भी अपनी पावर इस्तेमाल ही नहीं की, तो ये बात ठीक होगी। क्योंकि देखें एक होती है आपकी बेस्ट पावर, जो आपके बेहतरीन जेट्स हैं, जो आपके बेहतरीन मिसाइल्स हैं, सवाई T-90 अपने बेस्ट टैंक के वो देखें शुमाली कोरिया से वेपन्स ले रहा है। ईरान से मिसाइल वो ले रहा है, शहीद शहीद ड्रोन्स ले रहा है क्योंकि उसको सस्ते मिल जाते हैं। जो उसने अपनी पावर पावर बचाई है, वो क्यों अमेरिका और नाटो भी उस तरीके से उसके मुकाबले पर नहीं आ रहे क्योंकि उनको पता है कि अभी इसने अपनी फुल पावर यूज़ नहीं की। वो उसने बचाई है कि अगर अगर मुझे लड़ना पड़ता है कल नाटो से तो मैं फिर वो इस्तेमाल करूँगा। फिर ये होता है कि पूरा मुल्क आप ना एक वॉर इंडस्ट्री में बदल देते हैं।
तो फिर जो वेपन आते हैं वर्ल्ड वॉर की तरह, वो फिर इससे बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा होते हैं। फिलहाल आप समझेंगे, जैसे आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो रशिया ने ये पार्ट टाइम जॉब की है। गो के ज़ाहिर है इसकी इकोनॉमी है, इसकी कीमत है। और देखें, जो उसको फौजी चाहिए थे, जिनको मरवाना था फ्रंट लाइन पे, जहाँ सबसे ज़्यादा हलाकतें होती थी, वहाँ उसने जेलों के कैदी भेजे हैं, ठीक है? और सेल स्वॉर्ड्स, जिनको मलेशिया कहते हैं, मलेशिया मॉडर्न बाद में, पुराने सेल स्वॉर्ड्स जो थे, उनको इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है? और उनके जो लोग हैं, आप देखें वहाँ, वो 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 50 साल के हैं। लेकिन जो यूक्रेन बंदे भेज रहा है, वो 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं। तो वो आप नौजवान, 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 क्योंकि नौजवान। देखें, लंबी जंग हम्म, लड़ना छोटे मुल्क का काम नहीं होता। लंबी एक एक हिस्ट्री का आपको सबक बताऊं, हिस्ट्री में कभी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि छोटे मुल्क ने, छोटी पावर ने बड़ी पावर को, बड़े मुल्क को, जिसकी सप्लाई लाइन और रकबा और आबादी, उनको जंग हरा दी हो। लड़ाई हरा देते हैं, बैटल में बाज़ जगहों पर छोटी पावर जीत जाती है, लेकिन ओवरऑल जंग कभी भी छोटा मुल्क, छोटी पावर नहीं जीतती, जब तक उसके साथ एक बहुत बड़ी पावर और ओपन सप्लाई लाइन के साथ मुस्तकिल मौजूद ना हो। और वो यूक्रेन के साथ आहिस्ता-आहिस्ता खत्म हो रहा है। क्यों? आप देखें कि नाटो में और यूरोपीय यूनियन में अभी इस तरह की तकरीरें होना शुरू हो गई हैं कि अमेरिका का साथ हमें फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे रहा है। अच्छा, क्यों? उसके पीछे उनकी लॉजिक ये है कि अमेरिका अपनी वॉर्स में, अपनी गेम्स में, हमारे बहुत से न्यूट्रल रीजन्स को भी जंगी जुनून में लेके किसी न किसी अलाइनमेंट में लेके आ रहा है, जिसमें कि स्विट्ज़रलैंड आपको पता है हमेशा न्यूट्रल रहा, आलमी जंगों में भी न्यूट्रल रहा। लेकिन अब वहाँ भी उसको भी न्यूट्रल नहीं रहने दे रहे, वहाँ डाइवोर्स इन्होंने करवाया, रशिया को बुलाया ही नहीं। हालाँकि रशिया को तो अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार उसको रखनी चाहिए थी। इसी तरह फ़िनलैंड है, उसके साथ भी उसको भी इन्होंने नाटो में शामिल शामिल कर लिया। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें इसकी वजह से, रशिया कभी भी कोई प्लान रशिया का नहीं है कि आगे, अब इस मॉडर्न रशिया का, कि आगे बर्लिन पे कब्जा कर ले, आगे पेरिस पे कब्जा कर ले। तो हमें उसकी वजह से, अमेरिका की वजह से एक ऐसी सूरत का सामना है जिसमें रशिया में अल्ट्रा रेडिकलिज्म जो है, नेशनलिज्म जो है, वो परवान चढ़ता है, क्योंकि वो मुस्तकिल अपने आप को खतरे में महसूस करता है। फिर वो कहते हैं कि अमेरिका की वजह से जो दुनिया में जंगें होती हैं, उसमें जो पूरे वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ एक नफरत पैदा होती है, जिसमें हमारा रोल नहीं होता, लेकिन वो भी हमारे सर पड़ती है। हालांकि वो लड़ाई अमेरिका की या इसराइल की होती है, लेकिन वो, उसका पूरा बोझ हमें भी उठाना पड़ता है, कभी कभी महाजरीन की शक्ल में, कभी इकोनॉमी की शक्ल में, और कभी हेट की शक्ल में। तो वहाँ ये बातें हो रही हैं। जब ये बातें शुरू होती हैं ना, तो ये फिर ये है कि ये किसी तरफ जाती हैं, अगर इसमें लॉजिक हो। या तो वो मसला हल होता है, या फिर इतना ख़राब होता है कि वो फिर चीज़ का शेप बदल जाती है। अच्छा फैसल, मैं आखिरी सवाल करूंगा। पाकिस्तान के लिए रिकमेंडेशंस क्या हैं? पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में, सिचुएशन पाकिस्तान और ईरान की तो डिफ्यूज हो गई, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन इस मामले को पाकिस्तान आगे कैसे लेके जाए? ज़ाहिर है पाकिस्तान में इलेक्शन ईयर भी है, लॉ एंड ऑर्डर की एक हुँ, थ्रेट भी मौजूद है। आपको पता है अफ़गानिस्तान हुँ। से ऑलरेडी थ्रेट मौजूद है, अब ईरान से एक वाक़या हो गया। तो पाकिस्तान के लिए इस रीजन में आगे बढ़ने के लिए 2, 3, 4 रिकमेंडेशंस आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान को जितनी जल्दी हो सके अ, अपने बॉर्डर्स को ट्रेड के लिए, जो हमारी दोनों तरफ ईस्ट और वेस्ट में पाबंदियाँ हैं, उनको नरम करना चाहिए। पाकिस्तान को अपनी प्रायोरिटी डिक्लेयर करके पूरी आवाम के साथ, लोगों के साथ, एजुकेशन सिस्टम से लेके मीडिया तक ये प्रायोरिटी बनानी चाहिए, प्रोपेगेट करनी चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी इकोनॉमी है। इस प्रायोरिटी के साथ इस पूरी नस्ल को रेज़ किया जाना चाहिए। मीडिया इस पे काम करे, एस्टेब्लिशमेंट इस पे काम करे, गवर्नमेंट इस पे काम करे, बॉर्डर्स हम थोड़े नरम करें, आना-जाना हम शुरू करेंगे, तो यकीन करें हम बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि अब ये हमारा टाइम है। तारीख़ में बहुत, बहुत वक़्त के बाद अब फिर एक दफ़ा हमारा टाइम है इस पूरे रीजन का, कि ये आगे बढ़े। तो इसमें अपॉर्च्युनिटी हमारे सामने है। पाकिस्तान में जो है, सिर्फ़ इंटरनेट अगर अच्छा हो, तो देखें ना हमारे नौजवान कितना काम कर रहे हैं। तो आपने कहा कि रीजन में क्या क्या करें? पहला स्टेप ये है कि आप अपने ईस्ट और वेस्ट के बॉर्डर को नरम करें, और उनके साथ गुफ्तगू का एक आगाज़ करें, जिसमें कि जो जो आपके आपके कॉन्फ्लिक्टेड रीजन्स हैं, जहाँ आपकी आपके डिस्प्यूट्स हैं,
उनको वहाँ लोगों को सहूलत देने को प्रायोरिटी में बनाएँ, ना कि उस एरिये पर आपने ज़मीन पर कब्ज़ा कैसे करना है, उस पे आएँ। देखिए ना, एक जहालत की बात होती है ना, 2 सगे भाई, बहन-भाई एक ज़मीन के झगड़े पे लड़-लड़ के मर जाते हैं, लेकिन एक-दूसरे के लिए अच्छी ज़िंदगी के लिए कोशिश नहीं करते। तो यही हम कर रहे हैं। तो इससे लैंड के डिस्प्यूट को ये मानते हुए कि ये हमारा डिस्प्यूट है, लेकिन हम इस डिस्प्यूट में वहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ अजीरन नहीं होने देंगे। इस प्रायोरिटी के साथ जब हम चलेंगे, तो ना हमारे साथ इंडिया में कोई इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होगा, ना ईरान में होगा। अफ़गानिस्तान का मसला आपको पता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उस पे कभी फिर बात करेंगे कि वहाँ आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। मेरे ख़्याल में वहाँ पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही बहुत थोड़े हैं। नो डाउट अबाउट इट कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के पास बड़े लिमिटेड ऑप्शन है। फैसल भाई, आपने बड़ा टाइम दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं मेरे लिए बड़ी नई चीज़ें थी सीखने के लिए, मैंने बड़ा लर्न किया। और एंड आई बिलीव जिसने ये गुफ्तगू हमारी सुनी होगी, उसके लिए भी काफ़ी नई चीज़ें होंगी और एक थिंकिंग का एक नया ज़ाविया भी उसे मिला होगा। तो वंस अगेन मेनी थैंक्स, और आपसे राब्ता रहेगा और आपको सर, कभी-कभी जब तंग मर्ज़ी करता से करें रहूँगा। सर, तंग आप क्यों तंग करेंगे? गुफ्तगू करनी है, और आपको पता है हम तो चाय और गुफ्तगू, दिस इज़ आवर लव। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।